स्टेट फाइनेंसेस पे। हाँ, टैक्स डेवल्यूशन के लिए कमेटी का नाम बता दो। कमीशन जो है वो फाइनेंस कमीशन है ना टैक्स डेवल्यूशन के लिए। लास्ट कौन सा बना था? चेयरमैन कौन एनके था? एनके सिंह थे ठीक है। एंड 15 अब फाइनेंस उन्होंने कमीशन। यस यस उन्होंने क्या सजेस्ट किया? टैक्स डेवल्यूशन 41%, 1% फॉर जम्मू एंड कश्मीर जो नया यूनियन टेरिटरी बना है तो उसके लिए था। एंड रिकमेंडेशंस उसके थे कि एक ऑल इंडिया लेवल मेडिकल सर्विसेज बनाया जाए एंड एक नॉन लैप्सेबल डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड बना जाए। तो वो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में था। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? इन्वायरमेंट रिलेटेड है वो, फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कवर वाला चेंज। फॉरेस्ट कवर हटा के फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी कर दिया उन्होंने, while considering the devolution of money. Correct. That is basically horizontal devolution. In horizontal devolution, they somewhere divided it in that way. Yeah. Correct. तो कोई पूरा डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकता है लाइक what were the horizontal devolution parameters and कितना वेटेज दिया गया था उनको? किसी को याद नहीं है क्या? 7 to 8 parameters वो हैं actually में I'm not aware about them, but like population, greenery, income distance, and all these criteria where they are using for horizontal devolution from that 41%. करेक्ट। सो एक बार मैं बता देता हूँ मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये वेटेज। तो सबसे पहले इनकम डिस्टेंस है विच इज 45% वेटेज, देन फॉलोड बाय पॉपुलेशन। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि पॉपुलेशन यहाँ पे 2011 का जो सेंसस था उसका यूज किया गया है। जो 14 फाइनेंस कमीशन थी उसने 1971 और 2011 दोनों का सेंसस यूज किया था, बट यहाँ पे 71 वाले को पूरी तरह वाइप आउट कर दिया एंड 2011 लिया, ठीक है। एंड उस चीज को कहीं ना कहीं जो सदर्न स्टेट्स थे वो उससे थोड़ा बैडली अफेक्ट होते, तो उनको भी केटर करने के लिए इन्होंने एक डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पैरामीटर भी रखा है, उसमें वेटेज है 12.5%, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इन द लाइन इज एरिया। तो कितना जो स्टेट का जो भी जोग्राफिकल एरिया है उसको 15% वेटेज दिया गया है। देन फॉलोड बाय फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, जैसा अभी प्रसाद ने बोला, तो उसको 10% वेटेज है। एंड लास्टली वी हैव टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स, तो उसको 2.5% वेटेज है, ठीक है। तो ये टैक्स और फिजिकल एफर्ट वाला पहले जो 14 फाइनेंस कमीशन थी उसके अंदर ऐसा कोई पैरामीटर नहीं था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। बोला ऑलराइट। किसी और का कोई और क्वेश्चन? क्वेश्चन तो नहीं, बट फैक्ट है 12.5 है ना क्या? पॉपुलेशन के लिए 12.5% है ना? हाँ, उसका ये है जैसे कि जो 14th फाइनेंस कमीशन था ना, उसमें जो पॉपुलेशन का वेटेज था ना 27.5 था, लेकिन द कमीशन वाज यूजिंग 1971। तो जो सर बोल रहे हैं ना कॉन्फ्लिक्ट था नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट में, तो दोनों को बैलेंस किया है। पॉपुलेशन एज ए होल 15% है और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ये मोस्टली सदर्न स्टेट के लिए अप्लीकेबल है, इसका वेटेज है 12.5। तो देखिए हम पॉपुलेशन एज ए इंडिकेटर वो दोनों में सेम है, बट इसने थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया है। जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस वाला ना उसका बेस है 1971 और पॉपुलेशन वाला इस बार लिया उसका 2011 है, ये डिफरेंस है। ऑलराइट, सो एक रिपोर्ट है कोपिंग विद द पैंडेमिक अ 3-tier डिमेंशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रिपोर्ट है, ट्रू और फॉल्स? आरबीआई है ना? करेक्ट। तो आरबीआई का ये रिपोर्ट है एंड इसके अंदर जो स्टेट फाइनेंसेस हैं उनको बारे में काफी इलैबोरेटली डिस्कस कर रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे इन्फोग्राफिक में दिख रहा होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स हैं। तो कोई आर्टिकल बता सकते हैं कौन सा आर्टिकल के अंडर आता है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट? 275। करेक्ट, 275 के अंदर है।
So एक follow up question है that the president is empowered to make grants to state as per the report of finance commission under article 275. तो ये true होगा क्या या false होगा? नहीं वो अलग है ना फाइनेंस कमीशन वाला। वो 280 है, 275 is जनरल और स्पेसिफिक दो ग्रांट, तो उसमें कंपल्शन नहीं। हाँ तो वो ग्रांटेड एवरी ईयर। तो वो स्टैट्यूटरी ग्रांट और जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है उसका प्रोविजन आर्टिकल 275 में, एंड वहां पे प्रेसिडेंट एम्पावर्ड नहीं है, पार्लियामेंट एम्पावर्ड है। ठीक है, सो वो चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो 275 वाला ये डिस्क्रिशनरी वाला है ना, या और फाइनेंस कमीशन वाला स्टैट्यूटरी ग्रांट? नहीं, स्टैट्यूटरी ग्रांट है ये आर्टिकल 275 वाला। ठीक है, और जो हम बात करते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट वो आर्टिकल 282 में है। ठीक है, और सबसे ज्यादा पैसा वही 282 से। करेक्ट। सो एक और फॉलो अप क्वेश्चन है दैट ओनली सेंटर कैन गिव डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। स्टेट भी दे सकता है, करेक्ट। तो वो चीज दिया था, महाराष्ट्र ने दिया था, थिंक बिहार ने भी दिया था काफी पैसा अंडर दिस ग्रांट 282। करेक्ट। तो ये दो आर्टिकल्स थोड़ा दिमाग में रखना। एंड जीएसटी कौन सा आर्टिकल के अंडर है? 279 काउंसिल है ना, 269 में है ना ये सब कुछ चीजें। हाँ, 269 जो कैपिटल ए है उसके अंडर है। ठीक है, 269 ए के अंडर है ये, तो वो याद रखना। मतलब जहां पे भी ना कैपिटल ए लिखा हुआ है ना, तो कैपिटल ए मींस के वो अमेंडमेंट के थ्रू आया है। ठीक है, तो वो 269 कैपिटल ए का मतलब है कि वो अमेंडमेंट के थ्रू जीएसटी जो था उसमें लगा था। ठीक है, सो वो इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, किसी और का कोई क्वेश्चन है इस पे? और अच्छा, ये एनके सिंह थे जो अपने, इन्होंने दो बड़े काम किए रिसेंट पास्ट में। एक तो ही वाज अ चेयरपर्सन ऑफ दिस एफसी फाइनेंस कमीशन, एक उससे पहले एक एनकेसी कमीशन भी आया था ना, कि जो आपने डेट टू जीडीपी रेशियो कितना क्या रखना है, एफआरबीएम को लेके ना। सो ठीक है, ये बताना कि कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021, इस फाइनेंशियल ईयर 2022 में द ग्रॉस कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट हैज इंक्रीज्ड, तो वो ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू। नहीं, फॉल्स है। तो पहले 4.7 था, अब 3.7 हो गया है। ठीक है, सो थोड़ा सा हाँ, मतलब ग्रॉस कंसोलिडेटेड जो फिजिकल डेफिसिट है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, यानी इम्प्रूवमेंट हुआ। अच्छा, ग्रोस और नेट डिफरेंस होता है सर? ग्रोस और नेट एफडी, एक तो ग्रोस एफडी होता है फिजिकल डेफिसिट, एक नेट होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? आप ग्रोस तो बोल हाँ, ग्रॉस में और नेट में मतलब वो अगर आपने टैक्सेस वगैरह उसमें से सब हटा लिए तो वो जनरल डिफरेंस होता है। जैसे हम बोलते हैं ना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है। ग्रॉस मतलब टोटल इनपुट आउटपुट माइनस कर दिया, जो निकला वो ग्रॉस हो गया। फिर उसमें से आप टैक्सेस वगैरह सब हटा लेते हो तो वो फिर आपका नेट प्रॉफिट हो गया। क्या अल्टीमेटली इतना हमारे हाथ में आएगा वो है। आई थिंक नेट एफडी इज अबाउट डोमेस्टिक लेंडिंग, मतलब ग्रॉस से अगर अपना डोमेस्टिक लेंडिंग आप हटा देते हो सेंट्रल का, तो दैट बिकम्स नेट फिस्कल डेफिसिट। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब यही है क्या ऐसा कुछ? जीडीपी और जब अपन वो पढ़ते ना जीएनपी वाला, तो उसके अंदर हमें मोस्टली हाँ डेप्रिसिएशन वाला जो पार्ट है ना उसको हटा देता है, तब वो निकलता है नेट वाला। ठीक है, मैं क्रॉस चेक करके एक बार ग्रुप पे इन्फोग्राफिक पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हमारा जो कंबाइंड जो डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ स्टेट का वो इम्प्रूव हुआ या वर्स हुआ? ग्रॉस
हाँ ड्रॉप वर्स किया हुआ है, हाँ करेक्ट करेक्ट वर्स हुआ है। तो वो अभी करंटली 31% है। एंड जो FRBM जो कमेटी थी या रिव्यू कमेटी थी उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था आइडियली ये? 40-60 है ना। सीजी की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 40 है और स्टेट्स के लिए 20 है, तो जनरल गवर्नमेंट के लिए 60% बोला टोटल। करेक्ट। तो अभी 31% है बट स्टेट के लिए 20% होना चाहिए था, वो चीज थोड़ा ध्यान में रखना। एंड सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है अगर हम बोरोइंग की बात करें गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, तो सबसे बड़ा कंपोनेंट बोरोइंग का क्या है? इज इट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, उनसे सबसे ज्यादा लोन है क्या? No, private market is the biggest component. करेक्ट। तो वो चीज थोड़ा याद रखना कि मार्केट से सबसे ज्यादा बोरोइंग है। एंड ओवर द इयर्स जो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या अदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स लाइक नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, तो उससे जो पैसा लिया जा रहा था वो डिक्लाइन हो रहा है ओवर द इयर्स, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और कोई किसी का इस पे क्वेश्चन है? अच्छा, जो अपनी सीजी है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कहाँ से ज्यादा उठाती है? वो एक्सटर्नल कमर्शियल से उठाती है फिर अपनी खुद की घर के मार्केट से ज्यादा उठाती है वैसे? डोमेस्टिक से घर के मार्केट से ही ज्यादा। हाँ ठीक है। जो प्राइवेट प्लेयर, एक्सटर्नल डेट वाला प्राइवेट प्लेयर का ज्यादा है, गवर्नमेंट का इतना नहीं है, तो उनका बहुत ही ज्यादा है अपना जो एक्सटर्नल डेट है। गवर्नमेंट मोस्टली डोमेस्टिक ही उठाती है। मतलब वो सोवरेनिटी वाला कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है ना, तो वो एंगल से भी सोच सकते हो। करेक्ट। मतलब वो एक टर्म भी था ना इस चीज के लिए, क्राउडिंग आउट इफेक्ट दिया गया था इकोनॉमिक सर्वे में, कि डोमेस्टिक से पैसा आ रहा है एंड प्राइवेट के लिए पैसा नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो एक इश्यू था। ऑलराइट, सो एक टर्म है टैक्स बायंसी, तो कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज टैक्स बायंसी? चेंज इन कलेक्शन ऑफ टैक्सेज ऑन चेंज इन जीडीपी। जीडीपी में इंक्रीमेंटल चेंज के साथ टैक्स कलेक्शन में इंक्रीमेंटल जो चेंज का रेशियो होता है, ऊपर वाला टैक्स डेल्टा टी अपॉन डेल्टा जीडीपी इक्वल्स टू समवेयर नोन एज टैक्स बेयोंसी। बट वन पॉइंट और है इसमें, जब तक कि आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना किए हों, मतलब जो सिचुएशन चली रही है उसी के साथ जो आप देखते हो ना, वो होता है टैक्स बेयोंसी। जनरली समझना है तो चेंज इन टैक्स विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन जीडीपी। पूरा काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यूपीएससी में, मैं चेक कर रहा था अभी, टैक्स बायंसी एज सच कोई किसी क्वेश्चन में यूज तो नहीं किया बट कर सकता है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का कि अच्छा जितना ज्यादा नहीं, आप कंटिन्यू कर दो। नहीं बोलो आप। टैक्स इलास्टिसिटी क्या होता है? जो आप टैक्स रेट चेंज करो उससे जो कितना इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, जो चेंज। करेक्ट। तो बेसिक डिफरेंस टैक्स बियोंसी और टैक्स इलास्टिसिटी में यही है कि इलास्टिसिटी में टैक्स चेंज हो रहा है और बियोंसी में टैक्स चेंज नहीं हो रहा है बट फिर भी रेवेन्यू बढ़ रहा है गवर्नमेंट का। तो ये याद रखना कि चेंज कहाँ पे हो रहा है। तो इलास्टिसिटी में टैक्स चेंज होता है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टैक्स आपका रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है इज इलास्टिसिटी, एंड विदाउट चेंजिंग इन टैक्स आपका रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है दैट्स टैक्स बियोंसी। लाइक आजकल जो है लाइक जीएसटी का कलेक्शन काफी हद तक मतलब इम्प्रूव होता जा रहा है। पर मंथ जीएसटी कलेक्शन लाइक 1.25 लाख करोड़ को क्रॉस कर रहा है, तो समवेयर हम कह सकते हैं कि टैक्स बियोंसी आ रही है। हाँ, मतलब पैरेलल टू फिस्कल ड्रैग वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो वैसे हो गया कि गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर रहा है बट फिर भी पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, तो मतलब यू आर गेटिंग ड्रैग्ड इनटू हायर टैक्स जोन। माई वन क्वेश्चन हेयर एक्चुअली कि हमारा जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, ओवरऑल कलेक्शन होता है, तो उसमें टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट जो है हमारी जीडीपी का कितना परसेंट है लगभग? कितना 40 के अराउंड है क्या? तो एक्चुअली यार मैं बताता हूँ, लगभग लाइक आपको पता होगा 200 लाख करोड़ के आसपास नॉमिनल जीडीपी है इंडिया की। अभी हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो अराउंड बताया जाता है कि आप जब बजट को देखोगे तो 39 लाख करोड़ का इस बार बजट था। अराउंड 23 लाख करोड़ के आसपास हमारा ओवरऑल टैक्स कलेक्शन रहा है। उसको और मैं बाइफरकेट कर देता हूँ, थोड़ा सब क्लासिफाइड कर देता हूँ। तो 7 लाख करोड़ के आसपास का हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रहा है, 7 लाख करोड़ के आसपास का ही हमारा
इनकम टैक्स आया अराउंड 7 लाख करोड़ के आसपास का ही हमारा जीएसटी का कलेक्शन आया था। ओवरऑल ये 3 टैक्स हमारे 21 लाख करोड़ थे। उसके बाद कस्टम ड्यूटी, उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ये सब कुछ मिला के 23-24 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। तो लगभग आप मोस्टली बोल सकते हो कि आप जब 200 लाख करोड़ को डिनोमिनेशन में रखोगे और 24 लाख या 23 लाख करोड़ को ऊपर रखोगे तो लगभग पूरा ओवरऑल टैक्स कलेक्शन 11 से 12% आपका निकल के आएगा, जिसमें इक्वल शेयर है, ऑलमोस्ट इक्वल शेयर है डायरेक्ट टैक्सेज और इनडायरेक्ट टैक्सेज का, अराउंड 5.5% अराउंड लगभग। तो दिस इज लाइक समवेयर ये हमारा शेयर है। ये आप सीजी का बात कर रहे हो ना? जनरल गवर्नमेंट का 16 पॉइंट समथिंग है, 16.5 इंक्लूडिंग स्टेट। या मैं बस केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे हमारा बजट का फॉर्मेशन जो हो रहा है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। एक फॉलोअप क्वेश्चन है, अभी हम टैक्स इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे, तो देयर इज वन ग्राफ जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं रिगार्डिंग टैक्स इलास्टिसिटी, तो कोई बता सकता है वो कर्व का नाम क्या होता है? लाफर करेक्ट लाफर कर्व होता है। मैंने एक बार चैनल के अंदर वो फिगर डाल दिया, तो किसी को नहीं आइडिया तो एक बार चेक कर लेना। सो उसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है कि एक पॉइंट तक अगर आप टैक्स रेट बढ़ाते हो तो आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंगली जैसे आप टैक्स रेट एक पॉइंट के ऊपर हायर लेके जाते हो तो फिर लोग जो है टैक्स चोरी करना शुरू कर देते हैं और आपका टैक्स रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन होने लग जाता है। तो वो थोड़ा सा चीज है। हाँ, तो वो उल्टा यू शेप का निकल के आता है, कर्व जो निकल के आता है समवेयर लाइक थोड़ा वो नीचे आने लगता है, तो वही कर्व। करेक्ट। ऑलराइट, सो और कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक पे किसी का? ओवरऑल जनरल डेट कितना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर? नहीं, नॉट अबाउट अपॉन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओवरऑल इंडिया के ऊपर डेट कितना है? 600 लाख करोड़ है क्या? 590। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी बताइए आप, कितना परसेंट ऑफ जीडीपी हमारे ऊपर लगभग डेट है ओवरऑल? तो दिस इज अराउंड 90% ऑफ जीडीपी। ठीक है, अभी 90% जीडीपी का जो हम देते हैं ना, हमारा बजट जब आता है तो आपने देखा होगा कि उसमें से 1/4 हमारा जो पोर्शन है, लगभग 25% हमारा चला जाता है पैसा इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर। तो वो इंटरेस्ट जो हम पेमेंट कर रहे हैं 8 लाख या 10 लाख करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट हम पे करते हैं, तो हमारे ऊपर जो ओवरऑल क्यूमुलेटिव उधार है उसके ऊपर हम पे करते हैं। तो हमारा पूरा ओवरऑल डेट है अराउंड 180 लाख करोड़, मतलब 90% ऑफ जीडीपी। मतलब 200 लाख करोड़ का आप 90% निकालोगे 180 लाख करोड़, तो आप निकाल भी लो तो उससे हम जो इंटरेस्ट निकल के आएगा बिल्कुल लगभग सेम निकल के आएगा। 10 लाख करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट हम पे करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो ओवरऑल डेट है वो है 105 लाख करोड़। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल डेट, हमारे प्राइवेट सेक्टर से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट को लेके पूरा जो हमारे ऊपर डेट है वो 180 लाख करोड़ का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर 105 लाख करोड़। इसको पब्लिक बजट आया था उसमें 135 लाख करोड़ था सेंटर का टोटल लायबिलिटी। ठीक है, इतने नंबर्स में वैसे मतलब नहीं। हाँ, वो क्लासिफिकेशन का बदलता रहता है एक्चुअली में। वो क्या होता है, जन वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का 105 लाख करोड़ है और प्लस में स्टेट गवर्नमेंट का उसमें और कंबाइन करते हैं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैंने जितना पढ़ा था बजट में इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में, तो 105 लाख करोड़ के अराउंड था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो हो सकता है और भी ऐड कर रखा हो। बोल रहे हैं लाइबिलिटी में अलग चीज आता है ना, उसमें आप ये स्मॉल फाइनेंस वाला भी आ जाता है। डेट इतना ही है जो अंकुर बोल रहे हैं आप, 135 वो लाइबिलिटी है, उसमें डेट भी है और ये स्मॉल सेविंग स्कीम वाला है ना वो भी आ जाता है। तो वो है, अलग है, वो दोनों मिक्स मत कीजिए। नहीं, एक्चुअली ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेप्ट होता है ना वो 2 कंपोनेंट से बना होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट होगा, वो एक पब्लिक डेप्ट होगा प्लस पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज, ये दोनों मिलकर बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट। तो एक्चुअली जो जितना भी डेट वगैरह होता है, तो मोस्टली डेट है वो सॉवरेन। चलो इसको और सब क्लासिफाइड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। कभी एक ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है कि इंडिया के ऊपर जो ओवरऑल डेट है वो सॉवरेन डेट ज्यादा है, तो हाँ नो डाउट हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से लिया हुआ डेट है, तो लोगों का पैसा जाता है लाइक सेविंग वो करते हैं, जितनी भी वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में स्मॉल सेविंग स्कीम्स वगैरह के थ्रू जाता है, हमने वहीं से उधार लिया हुआ है जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो कभी ये स्टेटमेंट आती है कि इंडिया का मोस्ट ऑफ द 90% डेट जो है सॉवरेन डेट है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक रहेगी और यही हमें बचाता है एक्चुअली। आपने क्या कहा, स्टेटमेंट सही है अंकुर? हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है कि इंडिया का जो ओवरऑल डेट है उसमें मेजोरिटी ऑफ द चंक जो है हमारा सॉवरेन डेट है, मतलब हमारा इंटरनल डेट है। हमने इंडिया के अंदर से ही उधार लिया हुआ है, जो हमारी सेविंग्स है ना लोगों की, उससे।
लाइक स्मॉल सेविंग स्कीम वगैरह के थ्रू जो लोग सेव करते हैं और जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है, फ्रॉम वेयर मतलब समवेयर हमने उधार लिया हुआ है, हमारा आउटर डेट ज्यादा नहीं है, एक्सटर्नल डेट ज्यादा नहीं है। अच्छा, बट सोवरेन डेट क्राइसिस करके एक टर्म आती है, वो यूज करते हैं ना इनके लिए, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, पाकिस्तान, तो उनमें तो वो होता है कि जब कोई कंट्री एक्सटर्नल सोर्सेस से बोरो करती है और जो क्राइसिस होता है उसके बाद जब वो रीपे नहीं कर पाती है कंट्री, तो दैट इज सोवरेन डेट क्राइसिस। तो आप बोल रहे हो कि सोवरेन इज इंटरनल पैसा उठाना, बट यहाँ पे तो वो हाँ, तो एक्सटर्नल वर्ड से ही ये पता चल रहा है ना एक्चुअली में, सोवरेनिटी का मतलब तो जनरली ये निकल के आता है ना आपका, सोवरेन मतलब जनरली इंटरनल, और नहीं, तो डेट ट्रैप में फंस जाता है लाइक सोवरन जरूरी नहीं है सर इंटरनल हो। सोवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एंटिटी। तो ये जो सर बोल रहे हैं ना प्रसाद सर, वो वही होता है, मतलब कि सोवरन का मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट गारंटी बोल रहे, सोवरन गारंटी देते हैं, गिल्ट एज होता है क्योंकि वो सोवरन की गारंटी है, मतलब इंडिपेंडेंट है, उसकी गारंटी है। इंटरनल भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो वर्ड लेकिन की टर्मिनोलॉजी हो सकती है यहाँ पे, लेकिन मेरा जो मतलब आपको फॉरवर्ड करने का एक्चुअली में इंटरनल डेट है, इंटरनल डेट है वो 9 डेट ऑफ इंडिया ठीक है। उसको सॉवरेन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खुद का हमारा अंदर से है ना, मतलब हम उसमें फ्री है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब खुद के हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकती है इन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग समवेयर कि 90% डेट सॉवरेन डेट। कूल है। इससे ठीक है, आई पहले थिंक सवाल, हाँ बोलिए। आगे जाना है क्या संजय? नहीं पूछो, फिर नेक्स्ट है। रूपी डेट करके एक कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या होता है? वो रूपी डिनोमिनेटेड डोमिनेटेड या जो व्हाटएवर जो भी होता है उसमें फिर आप मतलब एक्सटर्नल रिस्क से बच जाते हो। मतलब आपने रुपीज के ऊपर यदि डेट लिया हुआ है तो जो भी फ्रिक्शंस हो गए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उससे आप बच जाओगे काफी। जैसे अपना मसाला बॉन्ड टाइप है ना, वैसा है वो। हाँ, मतलब अपने एक्सटर्नल डेट में से कितना पैसा आपने रुपए में उठाया था वो रूपी डेट हो जाता है। ठीक है, वो थोड़ा याद रखना। और आई थिंक अंकुर सर आपके बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज आ रहा है, तो थोड़ा एक बार देख लो। ओके हाँ संजय। ठीक है, तो आई थिंक किसी और का इस पे क्वेश्चन नहीं, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं ना। मैं आगे जो लिखे है ना, मतलब इंफोग्राफिक के ऊपर स्टेप्स टेकन बाय सेंटर एंड आरबीआई, तो उसमें हमने पॉलिटी में भी वो चीज डिस्कस करी थी कि 3% ऑफ जीएसडीपी से उठा के 5% कर दिया है इसके नीचे। तो पैरामीटर्स फिर से एक बार रिपीट हुए, तो वो भी देख लेना अच्छे से चारों। प्लस सर ने बहुत अच्छे से उस दिन बताया था कैसे याद रखना, तो देख लेना। सो पैरामीटर्स एक बार मैं बोल ही देता हूँ। सो देखो 3% से 5% रिलैक्सेशन दिया था स्टेट्स को, तो उसके अंदर 1% जो था वो अनकंडीशनल था कि आपको वो तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, मतलब उतना आप फिजिकल डेफिसिट और एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन बाकी जो 1% था वो कंडीशनल था, एंड दैट वाज डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स। फर्स्ट वाज वन नेशन वन रेशन कार्ड, नेक्स्ट वाज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, थर्ड वाज अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स, एंड लास्टली पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डिस्कॉम्स है सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो उनको रिफॉर्म करना अगर आप करते हो तो फिर आप वो एलिजिबल होगे 0.25% ऑफ फिजिकल डेफिसिट जो है उसको इंक्रीज कर सकते हो बेस्ड ऑन ईच ऑफ द 4 पैरामीटर्स, तब जाके वो 1 बन जाता। ठीक है, सो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज था। ठीक है, एक नीचे वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में भी लिखा है, तो एक चीज बताना कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस इज अवेलेबल ओनली टू स्टेट गवर्नमेंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, दोनों के लिए होता है। करेक्ट। वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट क्या होती है, मतलब कब तक वो जो है ले सकता है गवर्नमेंट? 90 डेज का होता है। 91। ओके, एंड उसके ऊपर 90 डेज के अंदर कोई इंटरेस्ट लगता है या इट्स इंटरेस्ट फ्री? रेपो रेट। रेपो रेट। नाइस। एंड अगर एक्सीड कर जाता था तो फिर क्या होगा? 2% लगता है, प्लस 2% एक्स्ट्रा लगेगा। सो इट बिकम्स प्लस 2% ऑफ रेपो। 2%। रेपो प्लस 2%, तो वो चीज थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, एक और चीज था, ये स्पेशल असिस्टेंस टू
स्टेट्स दिया गया था, जिसमें 15,000 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया था, ठीक है, स्टेट्स को अपना जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसको एड्रेस करने के लिए। सो इसके बैकग्राउंड में ना एक पैसा था जीएसटी के थ्रू जाना था, तो कोई उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल सकता है कि वो जीएसटी के थ्रू जो पैसा जाना था वो गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि फोर्स मेजोरे हम लगा रहे हैं, एंड अब आप देख लो तो फोर्स मेजोरे क्लॉज क्या था। हाँ बोले। जीएसटी कंपनसेशन था, जीएसटी कंपनसेशन पे करना था और वो 5 साल के लिए था, तो उसके लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगाया जा रहा था और 2017 को बेस ईयर मानते हुए 14% इंक्रीमेंटल के बिहाफ पे उसको हमने मतलब लाने के लिए रखा था। लेकिन फिर बाद में अभी थोड़ा ये डिसरप्शन हो गया कोविड की वजह से, तो अभी उसको गॉड्स एक्ट मानते हुए थोड़ी दिन के लिए स्टॉप किया हुआ है और अभी उसके ऊपर बातचीत चल रही है कि फर्दर उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो वो 14% इंक्रीमेंटल बेसिस के ऊपर 2017 को बेस मानते हुए जीएसटी कंपनसेशन के सेस लगाते हुए जीएसटी कंपनसेशन पे करना था सभी स्टेट्स को। आई थिंक वही है वो। करेक्ट। हाँ मतलब तो वो तभी स्टेट्स ने मना करा था कंपनसेशन के लिए, तो उन्होंने दो कुछ ऑप्शंस रखे थे उनके सामने, उसमें से एक वाला ये है। बट अगेन इसको भी बहुत अच्छे से अपोज कर रहे हैं, क्योंकि अगेन 50 इयर्स के लिए पैसा दे रहा है गवर्नमेंट, बट देन अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के अंडर स्टेट को अगर और पैसा उठाना है तो फिर से सेंटर का परमिशन लेना पड़ेगा फॉर 50 इयर्स, तो इसीलिए फिर वो अपोज भी कर रहे हैं स्टेट्स इसी क्लॉज। What अच्छा were ये the options given to states compensation के बदले में? क्या बोला नीति मैम, सॉरी? ऑप्शन एज सच कुछ नहीं दिया था। पहले तो ये बोला था फोर्स मेजोरे, मतलब कि ये एक्ट ऑफ गॉड और हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो दैट ऑब्लिगेशन, जो हमने बोला था। तो वो करके वो बच के निकलना चाह रहे थे, बट फिर स्टेट की तरफ से प्रेशर आया, तो फिर ये जो स्कीम है ना ये वाला इन्होंने फॉरवर्ड किया, एंड मोस्टली स्टेट ने अब इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो वो शुरू में अपोज कर रहे थे, बट बाद में सबने आई थिंक हाँ, इसी को बोर एक्सेप्ट वन कर में लिया। रिलैक्सेशन कर रहे थे, मतलब ऑप्शन ए दिया हुआ था। अच्छा ये जीएसटी कंपनसेशन कॉम्पनसेशन का कि ईयरली उनका ग्रोथ रेट 11% होना, मतलब अगर नहीं होगा उससे कम होगा स्टेट्स का तो वो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो 11% तो बहुत ज्यादा था, तो वो नहीं 6% 14 था शायद ना। 14 नहीं, का वो इंक्रीमेंटल बेसिस पे था, ऐसा था। मैं बताता हूँ, ओवरऑल आपका टैक्स का कलेक्शन हुआ 14% इंक्रीमेंटल बेसिस पे। तो मतलब 14% जो पिछली बार आपको अलोकेशन किया गया है ना कंपनसेशन के तौर पर, उसमें 14% का इंक्रीमेंट करते हुए हर बार पे किया जाएगा। वो ये था पॉइंट एक्चुअली में। और कोई ऑप्शन स्टेट्स के पास था नहीं एक्चुअली में, स्टेट्स को कोई ऑप्शन नहीं था और स्टेट्स को कंपनसेशन सेस लेना ही था। और वो उसका टाइमिंग इन्होंने फिक्स कर दिया था 2017 से 2022। स्टेट का मतलब प्रॉब्लम ये चल रही थी, वो चाहते थे कि इसको और एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि हमारे रेवेन्यू लॉसेज जो है वो ज्यादा है, जो हमने अपने रेवेन्यू के अधिकार छोड़े हैं ना उसकी वजह से, वो चाहते थे कि इसको और एक्सटेंड किया जाए। तो ये डिस्प्यूट चल रहा था, बट एक्चुअली में एक्सटेंड करने की बजाय जो दिया जा रहा है उसको भी रोक दिया गया ये कोविड की वजह से। तो फिर उसके ऊपर थोड़ी फाइट चल रही थी, तो अभी डिसाइड किया गया फाइनली कि इसको फर्दर 5 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ है और उसमें 14% का इंक्रीमेंटल रखा है 2017 को शायद बेस मानते हुए। राइट। तो वो जो कंपनसेशन जो ऑफर किया जाता था वो 22 में एंड होना था, ठीक है। तो अभी वही डिस्कशन चल रहा है कि उसको एक्सटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट फाइनेंस कमीशन से रिकमेंडेशन आया कि आप एक्सटेंड करो अभी इसको। तो बाकी आगे देखते हैं गवर्नमेंट एक्सटेंड करती है कि नहीं करती। अभी के लिए तो इतना याद रखो 2022 जो था उसका वो लास्ट ईयर था, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने इसमें एक पूछता हूँ कि यहाँ पे एक रीजन लिखा हुआ था कि स्टेट्स का जो ना शेयर है डिविजिबल पूल में वो कम हो रहा है, ठीक है, एंड विच इज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज एंड सेसेस, ठीक है। तो सरचार्ज के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट सरचार्ज लगा सकती है? मैं ओवरऑल प्रोविजन बताता हूँ, यदि कोई ओवरऑल प्रोविजन में जैसे बताता हूँ तो 3 चीजें होती हैं, एक सरचार्ज होता है, एक सेस होता है, एक कलेक्शन चार्जेज होते हैं। तो सरचार्ज और जो सेस होता है एक्चुअली में वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाता है, सॉरी वो डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं होता है, सेस एंड सरचार्ज। और जो टैक्स कलेक्शन के लिए जितना भी एफर्ट्स होंगे उसके अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, जितनी भी उसमें खर्चा आएगा वो भी सेंटर देगा, उसको भी स्टेट शेयर नहीं करेगा। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि 2 चीजें प्लस में सेंटर के फेवर में है, सरचार्ज प्लस सेस, और जो टैक्स कलेक्शन के अंदर पैसा जाने वाला है वो है माइनस में। तो इस तरह से ओवरऑल मतलब जब आप पूरा रेवेन्यू का कलेक्शन कर रहे होगे तो इनको हटा देना है, टैक्स को हटा देना है, सरचार्ज को हटा देना है, और टैक्स कलेक्शन के अंदर जो चार्जेस है उसको नेगेटिव इफेक्ट के साथ हटा देना है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो। बचे हुई चीजों में से डिविजिबल पूल बनाना है,
उसमें से जो रहेगा वो 41% कहीं ना कहीं पे जाएगा। तो किसको जाएगा? वो जाएगा आपका स्टेट्स को। और ये डिस्प्यूट अभी यही चल रहा है कि आपने इतनी सारी चीजों को हटा दिया है, फिर डिविजिबल पूल बनाया है, तो इनडायरेक्टली तो हमारा शेयर तो घट ही रहा है ना। आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हो और हमको उसमें से कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। हाँ, बट मेरा क्वेश्चन ये था, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेस या सरचार्ज चार्ज कर सकता है? ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है क्या? कहीं लिखा है सरचार्ज कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है एंड सेस के सरचार्ज लिए के लिए आर्टिकल 271 है और सेस का मेंशन है 270 में। करेक्ट, तो वो चीज भी थोड़ा सा याद रखना कि सरचार्ज वगैरह और सेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन उसका मिलता है, एंड स्पेसिफिकली सरचार्ज के लिए आर्टिकल 271 है। तो कोई डिफरेंस बता सकता है सेस और सरचार्ज में डिफरेंस क्या होता है? पर्पस सेज पर्टिकुलर सेज पर्पस के लिए लिया जाता है। टैक्स ऑन टैक्स इज समवेयर सरचार्ज आई थिंक, है ना। और सेस इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और सरचार्ज मुझे लगता है कि टैक्स ऑन टैक्स होता है, समथिंग लाइक दैट। तो सेस का जो है ना वो पर्पस फिक्स होता है, जैसा अभी यूपी में शायद गऊ गऊ सेस कुछ ऐसा करके सेस लगाया था, तो वो नाम के क्या, कौन सा सेस है? स्वच्छ भारत सेस। हाँ, स्वच्छ भारत एजुकेशन सेस। सेस ले सकते हो आप, हाँ, एजुकेशन सेस करेक्ट। भी होता है। हाँ, तो तो उनके आगे, नाम के आगे पहले से पर्पस भी लिखा रहता है, तो उस सेंस में मेजर डिफरेंस है कि सेस के अंदर पर्पस पहले से डिफाइंड होता है कि वही इस्तेमाल करना है। सरचार्ज में कोई पर्पस डिफाइंड नहीं होता, गवर्नमेंट जहां उसको चाहती है वहां पे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, फिर आई थिंक नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, इस पे काफी ज्यादा ही डिस्कशन हो गया। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है नेक्स्ट आर्टिकल 1.12। तो इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? जी सैक की मिनिमम टाइमिंग और मैक्सिमम टाइमिंग कोई बताएगा? जी सैक बोल रहा हूँ मैं, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम टाइमिंग जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात आती है। मिनिमम 14 40 मिनिमम 90 ना 98 डेज हम 91 मैक्सिमम 364। सो एक्चुअली में लाइक ना, इसको भी यदि हम क्लासिफाइड करना चाहे तो लाइक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, लाइक टी बिल्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, है ना। और ये सब चीजों को देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक साल से कम के लिए होते हैं, तो उनको मनी मार्केट टूल्स बोलते हैं। वहीं पे जब हम बात करेंगे जीसैक की, इन सब चीजों की मतलब की, तो ये होंगे आपके कैपिटल मार्केट टूल्स। तो यदि मैं स्पेसिफिकली कैपिटल मार्केट टूल्स की बात करूंगा जिसमें कि जीसैक आता है, तो उसका मिनिमम जो मेच्योरिटी टाइम होता है वो होता है 5 साल और मैक्सिमम होता है 40 साल। बट यदि मैं टी बिल्स को भी, यदि जो टी बिल्स इशू हो रहे हैं उसको भी मैं यदि एक तरीके से जीसैक का ही पार्ट मानता हूँ, देन मिनिमम टाइम हो जाएगा 91 डेज और मैक्सिमम टाइम हो जाएगा अराउंड 40 ईयर्स। बट स्पेसिफिकली यदि मैं जीसैक की बात करूंगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, जो कि कैपिटल मार्केट टूल होता है, तो दैट इज समवेयर लाइक वो होता है 5 साल से लेके और 40 साल। किसी को कुछ ऐड करना हो इसमें तो ऐड कर सकता है। ठीक है, तो एक, हाँ बोलो दीदी। नहीं, बस इतना बोलना था कि ट्रेजरी बिल्स पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और जीसेक पे इंटरेस्ट मिलेगा। यदि वो मैक्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, डिस्काउंटेड जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, वो फेस वैल्यू पे पहले डिस्काउंट करके दिए जाते हैं। लाइक फेस वैल्यू 100 रुपए है तो उसको डिस्काउंट करके 90 रुपीज पे दिया जाएगा, एंड जब उसकी मेच्योरिटी हो जाएगी तो आपको फेस वैल्यू पे कर दी जाएगी, तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। मेनली एनआरआई वगैरह भी इनको इशू कर सकते हैं सर, इनको बाइंग कर सकते हैं सर, खरीद सकते हैं क्या? किसके लिए क्या क्वेश्चन है? देखो, एनआरआई वगैरह तो कर सकते हैं, वो तो एक वो पी नॉट होते थे ना, आपको यदि इन्वेस्ट करना है मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर एक्चुअली में, तो यूज फ्रॉम यूज द पी नॉट प्रॉमिसरी पार्टिसिपेटरी नोट्स, एक्चुअली में कुछ ऐसा होता था ना, तो वो प्रोविजन तो स्टॉक मार्केट वगैरह के लिए होता है, जो कि फॉरेनर्स के लिए होता है। करेक्ट। तो फॉरेनर्स का जो ये अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इट इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन एक्ट। तो ट्रू और फॉल्स बताना, इट इज रेगुलेटेड बाय एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो वो सही होगा क्या? फेमा होता है ना सर हाँ, फेमा होता है, एफसीआरए तो उसको फंडिंग के लिए होता है ना। हाँ, तो करेक्ट है, फेमा जो होता है वो उसके लिए होता है, और जो एफसीआरए बोला ना, वो एनजीओ को जो फंडिंग जाती है ना उसके लिए एफसीआरए है। ठीक है, बिल्कुल सर, लास्ट ईयर इसमें मतलब सर संशोधन हुआ है।
ओके, सो एक फॉलो अप क्वेश्चन है, कैन स्टेट गवर्नमेंट इशू ट्रेजरी बिल्स और नॉट? नो। स्टेट डेवलपमेंट लॉन्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, वो अलग होते हैं टी बिल से थोड़ा। करेक्ट। तो टी बिल्स इशू नहीं कर सकता स्टेट गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही ट्रेजरी बिल इशू कर सकता है। ओके, अब तो आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ये जो इन्वेस्टर्स है, ये जो पार्टीज है, उनको अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इकोबेर क्या सर? नहीं, करेक्ट। कुबेर नहीं है, वो तो रिटेल मार्केट के लिए था ना, लेकिन एक्चुअली कुबेर तो हाँ, वो रिटेल मार्केट के लिए था। ई कुबेर ही है। वहां से जो आरबीआई है वो बेसिकली सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वहीं से इंस्टीट्यूशंस जो है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरबीआई का एक ही 1 प्लेटफॉर्म है ना, इकोबेर? हाँ, आरबीआई का। तो इसमें एक क्वेश्चन, फॉलोअप क्वेश्चन बनता है, प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं? पीडी होते हैं, काफी फेमस चल रहा है वर्ड प्राइमरी डीलर्स। हु आर द प्राइमरी डीलर्स? जो फर्स्ट शेड्यूल्ड टाइम गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक। सिक्योरिटीज जो फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी खरीदेगा ना आरबीआई से, उसको प्राइमरी डीलर बोलते हैं, एंड फिर वो हाँ, तो फर्दर आगे किसी को बेच सकता है। फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो, एंड एक्चुअली में वो लाइसेंस जो होते हैं आरबीआई के थ्रू 1995 से ये कंसेप्ट इवॉल्व होने लगा है, और वो लाइसेंस उनको होता है, फिर फर्दर उसको वो एक्सटेंड करते हैं, बेच देते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर, मतलब ट्रेडिंग पॉसिबल हो जाती है। सो एक क्वेश्चन है फॉलो अप। सो अगर हम इंडिया में बात करें गवर्नमेंट जी सेक में जो इन्वेस्टर्स हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा इन्वेस्टमेंट शेयर है जी सेक्स के अंदर, वो आरबीआई का ही है। तो ट्रू होगा फॉल्स होगा? फॉल्स। कमर्शियल बैंक। करेक्ट। तो कमर्शियल बैंक है। तो टॉप 3 का वो बता सकते हो सीक्वेंस क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन शेयर ऑफ जी सेक? कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक, फिर इंश्योरेंस एंड रिजर्व बैंक है आई थिंक। करेक्ट। तो ये सीक्वेंस याद रखना, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन ज्यादा है, या ऑर्डर बताओ। रिपीट करना एक बार। कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस एंड देन आरबीआई। ठीक है, तो मेजोरिटी यही है, इसके बाद ईपीएफओ, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह भी है। ठीक है, एक और फॉलोअप क्वेश्चन है। सो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक अस, तो आर वी मतलब दे आर नॉट अलाउड इन ट्रांजैक्टिंग इन या परचेजिंग दीज जी सेक्स डायरेक्टली। तो ट्रू होगा फॉल्स? फॉल्स। 2021 में क्वेश्चन था प्रीलिम्स में। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो दिस गो ऑन संजय, गो ऑन। नहीं, आप कंप्लीट कर लो। नो, ये पूरा मतलब रिटेल, आरबीआई का रिटेल ये सीन इसीलिए है सो दैट पीपल लाइक अस कैन डायरेक्टली ट्रांजैक्ट इन जीसे, प्राइमरी डीलर्स बन सके। करेक्ट। तो एक फॉलोअप क्वेश्चन एक और बनता है कि जो इसके लिए ट्रांजैक्शन के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, दे हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट टू बेसिकली परचेज दीज जीसेक्स सिक्योरिटीज। तो ये ट्रू होगा? ट्रू है। हाँ, ये क्वेश्चन ही था ना, लास्ट ईयर ही था क्वेश्चन, तो आई थिंक सही है। नहीं, ये एक्चुअली फॉल्स है। डीमैट बनाना मतलब जो हम डीमैट बनाते हैं वो नहीं बनाना, यहाँ पे आरबीआई के साथ एक अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो आरबीआई से डायरेक्टली परचेज करेंगे। जो मोस्टली डीमैट होता है हम बाकी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से बनाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, आरबीआई के साथ ही अकाउंट बनेगा। तो यहाँ किस नाम से बनेगा फिर? आई मीन नाम नहीं है सीधा, ये गिल्ट अकाउंट होता है शायद। गिल्ट अकाउंट। हाँ, गिल्ट अकाउंट बोलते हैं, आरबीआई के प्लेटफॉर्म पे बनेगा। अब तक मतलब सिटीजन ओरिएंटेड कुछ भी नहीं था इनके प्लेटफॉर्म पे आरबीआई के। मोस्टली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे या वो लोग जाके परचेज करते थे, बट अब जो है इंडिविजुअल हमारे जैसे इन्वेस्टर भी डायरेक्टली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं आरबीआई के साथ। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। और कोई किसी का क्वेश्चन इस टॉपिक पे?
तो एक्चुअली ठीक है में ओके, तो जी सेट का जो रहा, लाइक हमने देख लिया मिनिमम टाइम 5 ईयर्स एंड मैक्सिमम टाइम 40 ईयर्स, 40 ईयर्स के लिए हमने देख लिया था। तो जी सेट के ऊपर तो क्वेश्चन बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, जी सेट पे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। फिर वो मनी मार्केट टूल्स के ऊपर बनेंगे, लाइक सीडी क्या होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, और ये क्या डिफरेंस है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल पेपर में। यदि कोई बताना चाहे तो बता सकता अंकुर वो आगे के पार्ट में कवर होगा, थर्ड पार्ट जो है ना हमारा पीटी का, वो सब टॉपिक्स है। तो है। ओके आप ओके। अच्छा यार, इधर ये एक तो जी सैप्ड करके दे रखा है ना, एक ऑपरेशन ट्विस्ट है, ये 2-3 इन्होंने प्रोग्राम चलाया है ताकि बॉन्ड यील्ड कम कर सके। तो पहले तो बताओ बॉन्ड यील्ड क्या होता है और ये कैसे लिंक है बॉन्ड यील्ड से। 2-3 प्रोग्राम है जो। एक्चुअली में ऑपरेशन ट्विस्ट तो कुछ नहीं था, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को परचेज करते हुए शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को रिलीज करना, यही ऑपरेशन ट्विस्ट था। तो इसके थ्रू मतलब क्या होता है एक्चुअली में, इसके थ्रू बॉन्ड रेट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो इसका थोड़ा सा निटिगिटी में अंदर जाके इसको देखा, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स है ये, बट एक्चुअली में एज फार एज आई नो तो काफी बार अनसर्टेनिटीज होती है, तो लॉन्ग टर्म में बॉन्ड रेट्स के बढ़ने की संभावनाएं हो जाती हैं, हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। तो उन अनसर्टेनिटीज को दूर करने की वजह से काफी बार शॉर्ट टर्म जो है बॉन्ड जारी करते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करके रीपरचेज करके। तो उसी के रिगार्डिंग था ये, उससे ये कहीं ना कहीं पे यील्ड रेट को कंट्रोल करते हैं, लाइक दैट। तो वो ऑपरेशन ट्विस्ट होता है, लॉन्ग टर्म को परचेज करके शॉर्ट टर्म के ऊपर सिक्योरिटीज को रिलीज करना। अंकुर सर ये एक बार थोड़ा रिपीट यील्ड थोड़ा रिपीट कर देना एक बार ये ऑपरेशन ट्विस्ट को। देखो बेसिकली हमको बहुत ज्यादा निटिगिटी में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना है कि ऑपरेशन ट्विस्ट का सिंपलेस्ट मतलब ये होता है कि अभी जो इंडिया के अंदर चल रहा है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को परचेज करते हुए शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को रिलीज करना। तो इसके पर्पज जो होता है बेसिकली वो जो बॉन्ड यील्ड होता है उसको कंट्रोल करना होता है। उसको एक्चुअली में काफी बार अनसर्टेनिटीज फ्लक्चुएशंस की संभावना बन जाती है कि लॉन्ग टर्म में आपकी जो बॉन्ड रेट होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर उन सब चीजों से बचने के लिए जनरली आरबीआई क्या करता है कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को परचेज करके शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को रिलीज करता है। तो इसके दोनों पर्पज फुलफिल होते हैं, इससे बॉन्ड रेट्स भी कंट्रोल होती है, और आई थिंक मतलब कि एक दो पर्पज मतलब लाइक मनी का सर्कुलेशन थोड़ा सा होना वो भी हो जाता है कुछ कुछ, तो लाइक दैट। सो एक इम्पोर्टेंट चीज अभी हाँ बस ये बोलना था, यील्ड ज्यादा होने से गवर्नमेंट का बोरोइंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए ये ऑपरेशन ट्विस्ट लाए गए हैं। लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा। सो बेसिकली क्या है कि अभी गवर्नमेंट ने ना लिंक कर दिया है, जो बैंक्स जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं ना, पहले एमसीएलआर के थ्रू होता था, बट अब गवर्नमेंट ने वो एमसीएलआर हटा दिया। अब उनको बोला एक्सटर्नल बेंचमार्क से आप अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको अलाइन करो। सो उसके अंदर 3-4 उन्होंने क्राइटेरिया दिए हैं, जैसे उन्होंने दिया कि या तो आप रेपो रेट से ही अलाइन कर लो अपना जो इंटरेस्ट रेट है, या फिर आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड से अलाइन कर लो। ठीक है, 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड आएगा उससे अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको अलाइन कर लो, ताकि मॉनेटरी ट्रांसमिशन अच्छे से हो सके। ठीक है, सो इसीलिए गवर्नमेंट का एम ये है कि हम जो लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड यील्ड है उसको डिक्रीज कर दें। ठीक है, सो वो जैसा अभी अंकुर ने बताया कि वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं उसको इसके अंदर वो सेल कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, मतलब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज मार्केट से उठा रहे हैं। ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है वो मार्केट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस सेंस में जो लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड यील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ जो पैसा है मार्केट के अंदर वो भी थोड़ा प्रॉम्प्टली अवेलेबल हो जाएगा। तो वो 2-3 चीजों को एक साथ टैकल करेगा। बाकी आई थिंक चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो ज्यादा उसके डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं, है ना। ऑलराइट, सो एक और नेक्स्ट इसमें चीज करी थी आरबीआई ने, इट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो वो एक्सप्लेन करेगा इसमें आरबीआई क्या कर रहा था। दीप्ति आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। सो क्वेश्चन ये था कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में आरबीआई बेसिकली कर क्या रहा है, तो ये क्वेश्चन है। एनीवन, प्रसाद, पलाश, कोई बताएगा क्या? सिक्योरिटी लेके पैसे दे रहे हैं ना, बस यही है ना। रेपो ऑपरेशन ही लॉन्ग टर्म लोन्स दे रहे हैं कमर्शियल। हाँ,
लॉन्ग टर्म में जो है मतलब 3 साल तक का जो लोन है वो रेपो रेट के ऊपर ही ऑफर कर रहा है उनको, तो वो एक अच्छा मतलब इसमें वो चीज कर रहा है कि उनको श्योरिटी है कि लॉन्ग टर्म में सस्ता लोन मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट को कुछ है, मतलब नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली ये तो जो एक्चुअली में ये तो मॉनेटरी पॉलिसी के अच्छे से ट्रांसमिशन के लिए किया जा रहा है ना, मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन अच्छे से हो सके इसके लिए एलटीआर किए गए थे कुछ। हाँ, लिक्विडिटी इन्फ्यूज भी करना था आरबीआई को, लोग लोन ही नहीं ले रहे थे मतलब कोविड के टाइम पे नॉन, तो बैंक भी हेजिटेट कर रही थी आरबीआई से पैसा लेने के लिए, तो आरबीआई की अर्निंग्स भी नहीं हो रही है, बैंक की भी नहीं हो रही है, मनी सर्कुलेट भी नहीं हो रहा है मार्केट में, तो इन एंड ऑल सबका लॉस था, इसलिए ये स्टेप्स थे। एंड दूसरा जो आरबीआई है ना वो इंटरेस्ट रेट को नहीं चेंज करना चाह रहा था, तो वो इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रखते हुए फिर वो कुछ ऐसे ऑपरेशन करना चाह रहा था जिससे वो मॉनिटरी ट्रांसमिशन कर सके, तो उसमें ये भी एक स्टेप था कि मतलब रेपो रेट सेम रखा होता लेकिन लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने का एक तरीका था, ठीक है, सो उस सेंस में भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, तो एक लास्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो अगर इंडिविजुअल कोई है वो परचेज करता है जीसेक सिक्योरिटी तो उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है, मतलब टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है ऑन परचेजिंग जीसेक सिक्योरिटी, तो ये ट्रू होगा फॉल्स? नहीं, फॉल्स है। टैक्स बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है, अगर तुमने पैसा कमा रहे हो तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा इस चीज के अंदर, जैसे अगर स्मॉल सेविंग इसको वगैरह स्कीम में स्मॉल सेविंग स्कीम हाँ वगैरह इसको में पैसा डालते हो तो वहां टैक्स बेनिफिट मिलता है, बट जी सेक्स में इन्वेस्ट करने में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। स्मॉल सेविंग्स का भी इसीलिए ना कि सीधा गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है और गवर्नमेंट वही सरकमवेंट करता है फिर टुवर्ड्स स्टेट एज अ लोन और बाकी सब चीजें, तो इसीलिए शायद वहाँ पे हाँ, तो मोस्ट ऑफ द पैसा हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से ही तो आता है, और स्मॉल सेविंग से जितना भी जाता है सब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर जाता है। एक कंसल्टेड फंड ऑफ इंडिया होता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है, एक फाइनेंशियल वाला होता है, उसको हटा दो तो बस पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर मतलब जितनी भी सेविंग्स वगैरह जा रही होती है और गवर्नमेंट फिर वहीं से लेता है सब कुछ। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, संजय यू सेइंग समथिंग? नहीं आप कर लीजिए। हाँ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी करके कीवर्ड वहां पे है राइट में मेंशन, तो कोई ब्रीफली बता सकता है कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली में यू कैरी ऑन। इसमें बस एक ही पॉइंट है कि एज अ कोलैटरल इसमें बैंक्स कैन यूज जीसेक्स एज अ कोलैटरल मार्जिनल। तो एक्चुअली में ये सब फंडिंग का ही पैटर्न होता है, लाइक आपको पता होता होगा, जैसे हमको पता ही थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन लाइक एक तो होता है आपके पास सीआरआर होता है, एक आपके पास एसएलआर होता है, ठीक है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब कि वही है कि आप पैसे लेने से मतलब है इसमें कि कौन कौन से टूल हो सकते हैं, उसमें से एक टूल मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता होगा, लाइक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, वैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी है, तो बैंकों का टूल है एक पैसे निकालने से। हाँ, मतलब जब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का ऑप्शन एग्जॉस्ट हो जाता है या उससे बहुत पैसा उठा लिया है रेपो से, तो अगर ओवरनाइट पैसा चाहिए बैंक को, कुछ इंटरनल एडजस्टमेंट्स होती है उसके लिए, तो देन एमएसएफ कम्स इनटू द पिक्चर, तो वहां पे बैंक उठाती है आरबीआई से पैसा एक इमरजेंसी टाइम जोन के लिए, जो कि जनरली होता है ओवरनाइट, और इसमें जस्ट बिकॉज ओवरनाइट है तो आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है क्योंकि इमरजेंसी में बैंक, तो वो चीजें याद रखना, एमएसएफ में मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है और इमरजेंसी में पैसा उठाते हैं, तो दैट्स ओवरनाइट। एंड इसमें जैसा दीप्ति ने बोला ना कि जी6 यूज कर रहा है, तो वो एसएलआर वाली जो जी6 होती है वो भी इसमें प्लेज कर सकता है टू टेक दिस लोन, तो वो चीज थोड़ा सा है। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि कैपिटल गेन्स टैक्स जो होता है तो वो क्या पीरियड होता है, कब लगता है, उसके बारे में कुछ बता दो। तो एक्चुअली में कैपिटल गेन टैक्स तो वही है कि आप कोई भी बड़े फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, उसके थ्रू आप कुछ अचीव कर रहे हो, गेन कर रहे हो, तो कैपिटल गेन टैक्स होता है ना। और वो वही है, आई थिंक वो अभी जैसे शेयर मार्केट के अंदर जो हुआ करता था वहां पर उसको तो मर्ज कर दिया इन्होंने इनकम टैक्स के साथ,
एक्चुअली में शेयर मार्केट से आप जो भी बेनिफिट लेते थे फिर से भी उसके ऊपर अलग से जो सब कुछ चलता था उसको तो इन्होंने इनकम टैक्स के साथ ही मर्ज कर दिया है। बट कैपिटल गेन टैक्स का मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आई थिंक तुमने यदि कैपिटल ट्रांजेक्शन किया है उससे यदि आपको कुछ गेन हुआ है, लाइक आपने मकान बेचा है या कुछ भी बड़ी चीज बेची है, कोई भी फिजिकल एसेट, तो फिर वहां से जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा आई थिंक। कुछ और है क्या इसके अंदर? हाँ तो दो इसमें ना शॉर्ट पल टर्म राइट और बस लॉन्ग होते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। विद इन 1 ईयर कुछ प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसको लॉन्ग शॉर्ट बोलते हैं, मोर देन 1 का कोई एसेट है तो उसको लॉन्ग बोलते हैं, कुछ ऐसा डिवीजन है ना इसमें। हाँ तो इसमें भी मतलब दो डिवीजन तो बताया, फर्दर और 2 डिवीजन है इसके अंदर। सो कैपिटल गेन्स टैक्स, अगर हम फिजिकल एसेट कोई बेच रहे हैं, जैसे मैंने कोई घर बेचा है, तो उसके अंदर कैपिटल गेन्स टैक्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन अलग है। फिजिकल एसेट के अंदर अगर आपने कुछ बेचा है तो लॉन्ग टर्म कंसीडर करा जाएगा जब 3 साल की अवधि से ऊपर हो गया है वो, ठीक है, मकान लिए 3 साल से ऊपर हो गया, अब मैं बेचने जा रहा हूँ, तो ये होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। एंड अगर वो जो मकान मैंने खरीदा है उसको 3 साल के अंदर ही बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होगा। लेकिन अगर मैं शेयर मार्केट में जाता हूँ और मैं शेयर को परचेज एंड सेल किया है, तो अगर विद इन 1 ईयर कर दिया तो वहां पे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। एंड अगर 1 ईयर से ऊपर मैंने उसे सेल किया है तो वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। तो मतलब फिजिकल जो एसेट्स है उनके लिए डिफरेंट है, शेयर मार्केट के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स का जो डिस्टिंक्शन है वो डिफरेंट है, तो वो चीज याद रखना। तो यहाँ पे जब ये कंसेप्ट चल ही रहा है तो बिल्कुल ठीक है, तो मतलब सम अप करना चाहे तो 3 साल वाला क्लोज है आपके फिजिकल एसेट्स के लिए, और जो आपका मतलब शेयर मार्केट के लिए 1 साल वाला है, 1 ईयर का क्राइटेरिया है, उसके बिहाफ पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिफाइंड होगा। लेकिन अभी एक बजट में नया टैक्स इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, लाइक डिजिटल टैक्स। तो डू एनीवन हैव मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है डिजिटल टैक्स के बारे में? क्या है डिजिटल टैक्स? क्रिप्टो वाला बोल रहे हो क्या? It's not about crypto only. It's about all your digital assets like NFT भी हो सकता है, जो नॉन फंजाइल टोकन्स होते हैं अभी जो चल रहे हैं। कौन से फंजाइल टोकन्स है? NFT की फुल फॉर्म क्या होती है? फंजाइल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन्स। हाँ, नॉन फंजिबल टोकन होगा, तो ये भी हो सकते हैं। तो कोई बताना चाहेगा व्हाट इज? वो तो स्पेसिफिकली, हाँ लगा तो स्पेसिफिकली 30% ही। कोई बता दो, इसको डिफाइन कर दो पूरा। सो बेसिकली एक स्पेक्युलेट, मतलब अभी गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या चाहती है। तो किसी के माइक से शायद इको आ रहा है, तो एक बार ऑफ कर लो। सो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि ना क्रिप्टोज जो है उनको रेगुलेट करना है। तो गवर्नमेंट का भी कोई एक, हम कह सकते हैं कोई एक थरो स्टैंड नहीं है इसको लेके। कभी वो बोलते हैं बैन कर देंगे, कभी वो बोलते हैं रेगुलेट कर देंगे। तो अभी गवर्नमेंट ने बस इतना ही किया है कि उसे स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग माना है, ठीक है। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग मतलब थोड़ा जुआ के जैसा है, कोई स्किल नहीं लग रही है आपके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग उसको 30% पे इसलिए थोड़ा हाई टैक्स किया, क्योंकि स्पेक्युलेटिव या गैम्बलिंग टाइप का थोड़ा वो प्रोविजन के अंडर उसको रखकर और उसको 30% टैक्स किया ताकि उसको रेगुलेट कर सके। तो अभी भी कोई कंसिस्टेंट स्टैंड नहीं है गवर्नमेंट का, आगे भी चेंज हो सकता है इसको लेके, यही है। एक्चुअली मैं इसकी पूरी पिक्चर यदि ड्रॉ करना चाहूँ थोड़ा सा तो 1-2 मिनट लगेगी मुझे, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। वैसे डिजिटल टैक्स के अंदर केवल बिटकॉइन वाला नहीं आ रहा है, और भी आपका डिजिटल कोई भी एसेट है। लाइक देखो आपका जो फिजिकल, जैसे आपने अभी कैपिटल गेन टैक्स की बात की, जैसे आपका मकान है आप सेल कर रहे हो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। ऐसे ही मान लो आपका कोई डिजिटल एसेट है, डिजिटल एसेट मान लो आपने कोई कुछ भी क्रिएट किया है डिजिटली, कोई भी मतलब कि कुछ भी बनाया है, ठीक है, तो उसको भी आप एक्चुअली में सेल कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डिजिटल आपकी जो चीज है। एज वेल एज जैसे मैं बताऊं कि अभी काफी ज्यादा चल रहा है नॉन फंजाइल जो टोकन है वो। अभी जैसे हरिवंश राय बच्चन की जो कविता थी उसको अभी अमिताभ बच्चन ने खुद की मतलब की वॉइस में बोला है, और फिर एक वो नॉन फंजाइल टोकन बन गया। अब उसको जब वो जो भी करेंगे, उसको ट्रेड करवाएंगे, उससे जो भी वो अर्न करेंगे उसके ऊपर को 30% एक्चुअली में टैक्स देना पड़ेगा। तो वॉट एवर यू आर क्रिएटिंग डिजिटली, वो डिजिटल जो असेट है लाइक फिजिकल असेट जैसे होता है, तो उसके ऊपर जो आपको गेन होगा उसके ऊपर आप जो टैक्स दोगे वो जनरली डिजिटल टैक्स की तरफ से काउंट हो रहा है। और इसमें जो आप जो बात कर रहे हो क्रिप्टो की, उसमें स्पेसिफिकली बिटकॉइन की, हाँ तो उसका प्रोविजन थोड़ा अलग रखा गया है। तो वो एक तरीके से इस तरह से रखा गया है कि उसमें 30% टैक्सेशन लगा दिया, जैसे ही आपको प्रॉफिट होगा तो 30% टैक्स आपसे ले लिया जाएगा। जनरली जो कैपिटल गेन टैक्स वगैरह जितनी भी टैक्सेशन इनकम टैक्स होता है उसमें यदि आपको एक जगह लॉस होता है दूसरी जगह बेनिफिट होता है तो दोनों को काउंट किया जाता है। लेकिन जो इन्होंने क्रिप्टो के साथ रखा है उसमें इन्होंने ये क्लोज ऐड किया है कि आप कहीं पे भी कुछ भी लॉस हो रहा है आपको, हम उसको नहीं मानेंगे। हमें इतना पता है कि यदि आप क्रिप्टो में अर्न करोगे तो आपको 30% टैक्स हमको देना पड़ेगा, जो इफेक्टिवली कुछ और भी जुड़ के 31-34% के आसपास पहुंच जाता है। तो ये इनडायरेक्टली डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को।
है ना, डायरेक्टली डिस्करेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी वो टाइम है नहीं, तो इनडायरेक्टली डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को कि लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो। तो ये स्टैंड है। और अगले ही दिन ये भी बोल दिया गया था कि हम टैक्स लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लेजिटिमेट है ना, ये कोई लीगल हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। अभी हम केवल टैक्सेशन लगा रहे हैं और हमारा कोई स्टैंड नहीं है अभी इसकी लीगलिटी को लेके। तो लाइक दैट वो सब कुछ था उसके अंदर। हाँ, और थोड़ा सा और स्पेसिफिक अगर इसमें बात करें तो जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग होता है, मतलब जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो उन्हीं एसेट्स के अंदर है डिजिटल में। ऐसा वो नहीं कि हर डिजिटल एसेट हो जाएगा। जैसे अगर मैंने कोई नोट्स बनाया है डिजिटल, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर हम फिर कैपिटल गेन्स टैक्स देने लग जाएंगे। मोस्टली जो जहाँ पे ट्रेडिंग इन्वॉल्व हो रही है उन डिजिटल एसेट्स में, वहां पे इसको एप्लीकेबल किया जाएगा। ठीक है, अब ऑलराइट, तो ओके, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज टैक्सेशन 1.2। तो इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन पे? तो अभी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन पॉसिबल है या फिर स्क्रैप कर दिया गया है इसको? अभी जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है स्टेटस? सिविल चीज है तो कभी भी ऐसा जो हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट एक बिल लेके आई है इस बार, फाइनेंस बिल, और उसमें कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है अभी, क्योंकि वो काफी बड़ा इशू चला था, एक एजीआर वाला और कुछ बैकलॉग वाला काफी इशू चला था, तो इंडिया को उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पे हमारा सेंटिमेंट खराब हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ आया है और उसके बिहाफ पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को थोड़ा सा कुछ मना किया गया है, कुछ हुआ है ऐसा? किसी को पता नहीं है नहीं, किसी के वो बारे में? थोड़ा स्ट्रिंजेंट था पहले, अभी थोड़ा लूज कर रहे हैं उसके जो रेगुलेशंस है रेट्रोस्पेक्टिव के। गवर्नमेंट तो ने एक्चुअली में चैलेंज कर आपको केन एनर्जी वाला वो सब चीजें वो इशू चल रहे थे काफी सारे, तो केन एनर्जी ने हमको मतलब हाँ इंटरनेशनल कोर्ट में हरा दिया था, है ना? हाँ, और उसमें कुछ स्पेसिफिकली ना, इसमें स्पेसिफिकली जो 2012 वाला जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ था उसको उन्होंने स्क्रैप कर दिया है। ठीक है, तो बाकी सच ऐसा नहीं कि लगा नहीं सकता, लगा सकता है, बट अभी जो 2012 वाला जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स था, जिसकी वजह से वो जो हच वोडाफोन डील जो चल रहा था, उसकी वजह से बैकलैश मिला था इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए वो जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है उसको स्क्रैप किया गवर्नमेंट ने अभी। हाँ, वो 2012 वाला शायद उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी थे फाइनेंस मिनिस्टर, उस टाइम का था वो अप्लाई हुआ और उसको स्क्रैप कर दिया है अभी। हाँ, अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में टैक्स टेररिज्म टर्म होता है, उसका क्या मतलब होता है? टैक्स यही है कि गवर्नमेंट परस्यू कर रही है कि बस रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स लगा रही है, जबरदस्ती टैक्स वसूलना चाह रही है कंपनियों से, वही है टैक्स टेररिज्म। ऑल्सो एक स्टेटमेंट है, इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अ टैक्स। यार ये तो है ही टैक्स, गरीबों के ऊपर लगने वाला टैक्स है ये, इससे गरीबों के ऊपर लगने वाला टैक्स बहुत बड़ा टैक्स है। Does it have any constitutional provision for it? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है, लेकिन आरबीआई का जो 4+-2% का जो प्रोविजन लाया गया है 2040 मॉनेटरी पॉलिसी के बिहाफ पे, है ना, तो जो आपको 4+-2% रखना है, जो अभी ब्रीच करके 6.01% पहुंच चुका है राइट नाउ, तो वो नो डाउट वो प्रोविजन है एक, तो वो एक संवैधानिक प्रोविजन है, वैधानिक प्रोविजन है, संवैधानिक तो नहीं है। तो टैक्स टेररिज्म में ये होता है कि जो ऑनेस्ट लोग होते हैं ना, उनको अनरीजनेबल टैक्स माना जाता है, लेकिन लीगल तरीके से। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव जो सर ने बोला ना, ये सब इसी का एग्जांपल है, मतलब इसलिए हमारा नेगेटिव इमेज बन गया था ये 2012 वाला। और गवर्नमेंट, ये नई गवर्नमेंट आते ही इन्होंने बोल दिया कि हम उसको स्क्रैप करेंगे। उस टाइम उसको बोला था लगाएंगे नहीं, अब इसको पूरा स्क्रैप कर दिया। एक्चुअली में गवर्नमेंट ने आके नहीं बोला, हमारा इंटरनेशनल कोर्ट में मतलब कोर्ट के अंदर हमारा जो केस चल रहा था वोडाफोन वगैरह हमको लेके चले गए थे वहां पे हम केस हार गए थे, और फाइनली ये डिसीजन हुआ था कि जितनी भी इनके एसेट्स हैं बाहर, आप उनसे फिर अपनी रिकवरी कर लीजिए यदि आपने पैसा दिया है तो। फिर हमको लगा कि सच में इससे हमारा इंटरनेशनली काफी अच्छे से काम हो रहा है और इन फ्यूचर भी सेंटिमेंट खराब हो रहा है इन्वेस्टमेंट को लेके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर तो खराब होता ही है यदि ऐसा टैक्सेशन होगा तो उन सब चीजों को फिर ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली इसको हटा लिया। इक्विलाइजेशन लेवी भी रेट्रोस्पेक्टिव था क्या? नहीं, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था। नो, वो अलग होता है इक्विलाइजेशन लेवी, तो फॉरेन कंपनियों पे लगने वाला वो टैक्स है जो कि एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को, तो वो एक अलग है, 2% लगता है, वो अलग है।
सर रेट्रोस्पेक्टिव कैसे सोचो, जैसे आज चल रहा है, आज का मैं 10 साल, मेरे को सपना आ जाए कि मैं 10 साल पहले इस कंपनी ने ये टैक्स नहीं दिया था, मुझे वो टैक्स दो, वो होता है रेट्रोस्पेक्टिवली। वो तो 2016 में चालू किया, तो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए लगाया ना हमने, उसको नहीं बोलेंगे। नहीं मतलब हाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं इक्विलाइजेशन रेट्रोस्पेक्टिव में, तो जस्ट कंफर्म कर रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कोई सर्टेन आर्टिकल है क्या जहाँ पे ये पोस्ट फैक्टो नई चीज लगा सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? आर्टिकल 20 है सिविल केसेस के अंदर। नहीं, एक्चुअली में आर्टिकल 20 में बोला है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर आप मतलब फैक्टो से चीजों को नहीं कर सकते हो, बट सिविल केसेस के अंदर पॉसिबल है। ये लिखा नहीं है बट है ना, उसके रिगार्डिंग प्रोविजन है, लेकिन क्रिमिनल केसेस के अंदर आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते हो चीजों। वो तो क्राइम रिलेटेड हो गया ना, टैक्स रिलेटेड पूछ रहे सर। नहीं मैं वो जनरली पूछ रहा था, तो वो सही बोल रहे हैं कि क्रिमिनल केसेस में मतलब क्रिमिनल केसेस में नहीं कर सकते हैं, एंड उसके लिए आर्टिकल 20 में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं कर सकते। मतलब टू बी स्पेसिफिक, ये एक्स पोस्ट फैक्टो वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन उसमें एसेंस यही है उसका कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली कोई ऐसा क्रिमिनल लॉ नहीं बना सकते हो, ठीक है? मतलब लॉ तो बना सकते हो लेकिन उसके अंदर पनिश नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो वो चीज याद रखना। 3 चीजें हैं इसमें, वो डबल जियोपार्डी है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, और थर्ड नंबर की चीज है वो यही है कि मतलब कि और एक्स पोस्ट फैक्टो कोई भी लॉ जो होगा क्रिमिनल केसेस में लागू नहीं होगा, ये लिखा हुआ है स्पेसिफिकली। हम सिविल में बना सकते हैं, तो ये चीज बस याद रखना। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक होता है टैक्स अवॉइडेंस होता है, एक टैक्स इवेजन होता है, क्या डिफरेंस है Is दोनों it? में? Are you sure it is not for criminal cases and for civil cases? यस, ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इसीलिए तो लगा है ना, क्योंकि सिविल केस है ये। काफी लॉजिकल हो जाता है अगर आप थोड़ा बारीकी से पढ़ो ना, यू विल गेट इट। हाँ, मुझे मतलब जैसे क्रिमिनल केस बोल रहे हो ना, एक स्टेटमेंट मैं बताऊंगी, लाइक इसके हिसाब से ही, मतलब लेट्स से सम पर्सन क्रिमिनल केस, जैसे सम पर्सन हैज मर्डर्ड समबडी फ्यू इयर्स बैक, तो उन पे नहीं लगेगा क्या? आई डिडंट अंडरस्टैंड। मतलब लॉ जो अगर है ना उसके ऊपर डेट फिक्स होती है। जैसे अगर आप द इस चीज लॉ में व्हिच इज applicable at that point of time, वो लॉ applicable होगा, not the law which is made now, is it? करेक्ट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता दो कोई टैक्स का, टैक्स किस आर्टिकल के अंडर लगाते हैं? ये तो फाइनेंस बिल वगैरह से गवर्न रहेंगे ना, मैं वैसे तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आर्टिकल 117 फाइनेंस बिल बताता है, आर्टिकल 110 बताता है, मैंने की बात करता है, 269 ये सब एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल है अबाउट टैक्स की, लॉ छोड़ के टैक्स नहीं लगा सकते, आपको लॉ लेके आना पड़ेगा अगर आपको टैक्स लगाना है तो। 269 है ना? नहीं क्लोज 265। हाँ, वो जीएसटी से लिंक हो जाता है 269, तो 265 होगा ये। हाँ 265 है। जीएसटी काउंसिल 279 में है, 269 भी कहीं जीएसटी से रिलेटेड होगा। 265 में जो ये बता रहे हैं हमको, वो है कि यदि लॉ लाना पड़ेगा यदि आपको कोई भी कुछ भी टैक्स के रिगार्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। हाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट। तो इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? Which institution looks after BEPS and global minimum tax? OECD Is है एक्चुअली में G20 और G7 जो है। Right, G20. So is India part of OECD or not? No. So इसके अंदर लेकिन OECD फ्रेमवर्क, BEPS फ्रेमवर्क में इंडिया पार्ट है। हाँ, उसका पार्ट है। सो एक क्वेश्चन है कि ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है वो सिर्फ उन MNCs को अप्लाई करेगा जिनका रेवेन्यू इज अबव $750 million। तो ट्रू फॉल्स? ट्रू। यूरो नॉट डॉलर। अरे करेक्ट। तो डिटेल ध्यान रखना, ऐसे फंसा सकता है। तो डॉलर नहीं है, वो यूरो है। सर यही करता है यूपीएससी, और कुछ नहीं करता, यही चेंजेस होते हैं। करेक्ट। तो थोड़ा सा आई फॉर द डिटेल रखो कि ये वाला जो चीज है इसमें यूरो है, ठीक है? एक और फॉलो अप क्वेश्चन है
कि हाँ, तो ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है, इसके अंदर हम ये बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये सारे प्रोविजन इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग होता क्या है? एक्चुअली में क्या करते हैं आप कि अपनी जो कंपनी का हेडक्वार्टर होता है वो कहीं और खोल लेते हैं जहाँ पे कि टैक्सेशन कम है, और आप दूसरी जगह पे उसको रन कर रहे होते हैं। तो आप मतलब इस तरीके से एक्चुअली में जाके, और जहाँ पे आपको टैक्स देना होता है वहाँ पे टैक्सेशन टैक्स हेवन्स वगैरह होते हैं। तो आप लाइक मुझे लगता है कि इसी तरीके से चीजें होती हैं, शायद बीपीएस में यही होता है और कुछ होता है। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब आप जो अपना अपना जो हेडक्वार्टर है वो किसी टैक्स हेवन में खोल लेते हैं या लो इनकम टैक्स कंट्री में खोल लेते हैं, एंड फिर आप बोलते हैं कि हमारा तो हेडक्वार्टर वहाँ है, हम वहाँ पर सारा पैसा भेजेंगे। तो फिर वो ऐसे टैक्स हेवन के अंदर पैसा भेज देते हैं, जबकि उनका मेजर ऑपरेशन किसी ऐसी कंट्री में होता है जहाँ पे टैक्सेशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज जो है ना, पैसा केमन आइलैंड, साइप्रस और मॉरिशस ऐसी कंट्रीज से इंडिया में पैसा आता है। तो वो बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग है। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। तो वो कोई बता सकता है क्या होता है राउंड ट्रिपिंग? अभी आपने जो बताया ना मॉरिशस वाला, दैट्स राउंड ट्रिपिंग। मनी गोज आउट ऑफ इंडिया बट रिटर्न्स थ्रू क्या बोलते हैं उसे, डीटीए अग्रीमेंट, डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट, वो पैसा वापस आता है। सो दैट्स राउंड ट्रिपिंग। एंड द सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग आई थिंक बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इज कि टैक्स चोरी करने के तरीके कौन से हो सकते हैं, दैट्स एवरीथिंग अंडर बीईपीएस। तो इसमें ये आ जाता है फिर राउंड ट्रिपिंग एंड ट्रिटी शॉपिंग। राउंड ट्रिपिंग लाइक हवाला? हाँ, कह सकते हैं। फैंसी वे में सेइंग राउंड ट्रिपिंग। अभी आई थिंक अभी शायद किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में डिफरेंस क्या है? किसी ने आंसर किया था क्या वो? नहीं, नवीन सर। हाँ, तो वो कोई आंसर कर दो। अवॉइडेंस लीगल होता है, वो लूप होल्स को ढूंढ के करते हैं, और इवेजन होता है वो छुपाते हैं डायरेक्ट, वो इलीगल है। करेक्ट। तो अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस में वो अपर हैंड मिलता है सामने वाले को कि यार मेरे को पता नहीं था इसलिए मैंने भरा नहीं टैक्स, तो फिर वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स के थ्रू फिर वो रीपे करने की कोशिश करता है, तो उसे एक चांस दिया जाता है। करेक्ट। ऑलराइट, कोई और क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर किसी को? बस तो क्या डिसाइड किया गया था फाइनली? इन लोगों ने जब डिसाइड किया है कि हम ग्लोबल मिनिमम टैक्स रखेंगे, तो कॉर्पोरेट टैक्स रखेंगे, तो कितना रखने की बात हुई? 15%। इंडिया के अंदर एवरेज कितना है? 30% कॉर्पोरेट टैक्स। अमेरिका में अभी कम कर दिया काफी ज्यादा, इंडिया में 30% बता रहे हैं आप? आई एम श्योर 23 आसपास चेंज किया गया है ना, मतलब पुरानी कंपनीज के लिए तो 30 है, एंड कुछ अभी नई कंपनी जो एस्टैब्लिश हुई थी उनको रिलैक्सेशन देने के लिए 22.5 समथिंग कराया उन्होंने, बट वो बहुत लिमिटेड क्राइटेरिया है उसके लिए। अब एक स्कीम चल रही है जिसमें कि क्या किया जाता है, आई थिंक स्टार्टअप इंडिया ही है क्या वो, जिसमें कि जितनी भी नई कंपनियां लाइक स्टार्टअप्स, उनके लिए 3 साल का जो टैक्सेशन वगैरह था उसका क्लोज को, तो उसको फ्री कर दिया था, फ्री ऑफ टैक्सेशन वगैरह कर दिया था। उस रिगार्डिंग किसी को कुछ पता है? लाइक स्टार्टअप जो एक्सक्लूसिव टू स्टार्टअप्स हो गया ना, एक्सक्लूसिव जो स्टार्टअप्स है उनके लिए। हाँ, स्टार्टअप के लिए एक्सक्लूसिवली है ना, तो वो उनके लिए किया गया था। तो उसके लिए स्कीम का नाम क्या था? वो स्टार्टअप ही है, वो स्टार्टअप इंडिया ही है शायद, आई थिंक। स्टार्टअप इंडिया 3 साल तक का है। ओके। सनसेट क्लोज क्या होता है? किसी को कुछ पता है? कुछ सनसेट क्लोज आजकल बहुत लाइन में चलता है। व्हाट इज सनसेट क्लोज? किसी भी बिल के रिगार्डिंग उसका मतलब वो प्रोविजंस वैलिड रहेगी फॉर सम पीरियड से 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी प्रिस्क्राइब करा जाएगा, उसके बाद पहले क्या होता था, कोई भी लॉ आता था तो जनरली इसमें क्या होता था, हम ये मान के चलते थे बाय डिफॉल्ट ये तो जब तक रहेगा हमेशा ही रहेगा, लेकिन आजकल सनसेट क्लोज ऐड करने लग गए हैं उसमें। तो फिर बाद में क्या होता है, इसको स्क्रैप करना नहीं पड़ता है फिर लॉ को, तो फिर रिडंडेंसी क्रिएट होती है, फिर लॉ को स्क्रैप करो आप लाके। तो इसलिए आजकल काफी लॉज के साथ सनसेट क्लोज ऐड किया जाने लगा है, ताकि लॉ अपने आप ही इनइफेक्टिव हो जाएगा एक डेट के बाद, लाइक दैट। एग्जांपल बता सकता है इसका? जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जीएसटी के अंडर नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है ना, उस पे भी सनसेट क्लॉज था कि वो 5 साल के बाद वो
डिसॉल्व हो जाएगा, बट उसको बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है। करेक्ट। रिजर्वेशन से रिलेटेड एक था, याद है? रिजर्वेशन से भी हाँ, रिलेटेड था कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, वैसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो होता है वो भी 10 ईयर्स के लिए ही होता है, और उसको हर बार बढ़ा दिया जाता है। अभी 105 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है उसके थ्रू दोबारा 10 ईयर्स बढ़ाया गया, तो उसमें ऑटोमेटिकली 10 ईयर का क्लोज था, लेकिन वो ऑटोमेटिक हर बार वो आके उसको बढ़ा देते हैं ऐसा। इनफैक्ट हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न इंडिया के अंदर अगर आप पढ़ोगे ना, चार्टर एक्ट्स, तो जो परमानेंट सेटलमेंट था ना, उसके अंदर भी सनसेट क्लॉज था कि अगर आपने रात मतलब सूरज ढलने से पहले अगर वो टैक्स पे नहीं किया अपना, जो भी आपका टैक्स था, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त हो जाएगी, फिर आगे ऑक्शन मुझे कर तो दी ऐसा जाएगी। लगता तो वहां पे भी ऐसा जिक्र लगता है मिलता कि है लाइक सनसेट। चार्टर एक्ट्स भी जो आते थे वो हर जगह लिखा होता था, फॉर 20 ईयर्स वी आर एक्सटेंडिंग, फॉर 20 ईयर्स वी आर एक्सटेंडिंग। इन 1853 ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि कितने टाइम के लिए एक्सटेंड करेंगे हम, तो फिर ऑटोमेटिकली मतलब 1857 में डिजॉल्व हो गया था सिस्टम। तो वो भी कुछ सनसेट क्लोज जैसा ही होता होगा कि भाई 20 साल के लिए आपको दोबारा मोनोपोली दे रहे हैं, मतलब 20 साल के लिए तुम्हें फिर से अधिकार दे रहे हैं, लाइक 1813 में बोला था, 1833 में बोला था, लेकिन 1853 में ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो वो भी कुछ वैसा ही था शायद। राइट, तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो डिसाइड किया है G20 ने, G7 कंट्रीज ने, सो दिस विल बेनिफिट स्मॉल कंट्रीज लाइक मॉरिशियस, आयरलैंड एक्सेट्रा। ट्रू होगा, फॉल्स होगा? फॉल्स होना फॉल्स ही चाहिए। होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो उनको बेनिफिट नहीं कर रहा, ये बड़ी कंट्रीज लाइक इंडिया वगैरह इनको ज्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि छोटी कंट्रीज में टैक्सेशन की इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो वो इसीलिए उनका जो टैक्सेशन लेवल होता है वो कम होता है। ठीक है, तो क्या करेक्ट। ऑल्सो अगर छोटी कंट्रीज क्या होता, G20 या OECD ऐसे कोई प्रपोज ही नहीं करता, सो वो भी राइट। टॉप अप टैक्स करके कॉन्सेप्ट है, वो कोई एक्सप्लेन कर देगा? मतलब whatever tax it is pay like MNC is paying in India and उसमें से कुछ कम पड़ रहा है, तो वो टैक्स हेवन कंट्री में it will try and take, मतलब it is filling up it's the lacking share from the country which is the tax heaven. I hope सही है। क्लोज। संजय सर आप कुछ बोल रहे हो? नहीं, आप बोलो। इसमें यही है कि लेट्स से एक कंपनी का हेडक्वार्टर एक कंट्री में, मतलब उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है वो बॉक्स, अगर जितने आप स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल अप करोगे, सॉरी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि टॉप अप टैक्स क्या होता है। तो सपोज अ कंपनी हेडक्वार्टर इन कंट्री ए इज रिपोर्टिंग इनकम इन कंट्री बी, जहाँ पे रेट 11% है, बट ग्लोबल मिनिमम टैक्स तो 15% डिसाइड हुआ है। जो डिफरेंस बचता है ना 4, वो वाला जाता है जहाँ पे कंपनी का हेडक्वार्टर। ठीक है, तो इसी मतलब दोनों का फायदा हो रहा है इसमें, दोनों कंट्रीज का बेसिकली। तो वो जो 4% का डिफरेंस था वो था टॉप अप टैक्स, टू फिल द गैप बेसिकली, जो आप जितनी बोल रहे हो ना, वो वाला कॉन्सेप्ट। मतलब 15% तो भरना ही पड़ेगा जितना भी कंट्री का था, और जो बचा हुआ रहेगा 15% वो दूसरी कंट्री को देना पड़ेगा। हाँ, 15 भरना पड़ेगा, किसके पास कितना जाएगा वो डिसाइड करेगा आपका रीजनल मतलब डोमेस्टिक टैक्स रेट कैसा है। आप इसे पता कितना अच्छा इम्पैक्ट अंकुर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Am I the only one who lost him या किसी को नहीं आ रही आवाज? नहीं, किसी को नहीं आ रही है। अच्छा, और कोई और क्वेश्चन है किसी का इस पे, इस पूरे टॉपिक पे? ठीक है, ये कॉमन फ्रेमवर्क जो बनाना है टैक्स रूल दीप्ति आपका भी ऑडियो डाउन हो गया है। हाँ, आ रही है। हाँ वही लाइक
ये कॉमन फ्रेमवर्क जो है, कॉमन टैक्स रूल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसका उस फ्रेमवर्क का कोई नाम है क्या? टू पिलर प्लान बोल रहे हो क्या आप? नहीं, ये जो लिखा है ना ग्लोब रूल्स करके। अच्छा ओके। तो मतलब डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में जो ये रूल्स लाने से लाइक they'll be able to incorporate this minimum tax, global minimum. अच्छा, ये लागू कब से होगा ये? अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। और शायद मतलब लागू भी नहीं होगा, काफी टाइम लगेगा इसे, काफी साल जाएंगे। हाँ मतलब अभी ये भी फिक्स नहीं है कि वो 15% ही होगा कि नहीं होगा। अभी उस पे भी डिस्कशन चल रहा है, कहीं पे 12.5 का भी न्यूज चल रहा है कि 12.5 पे आ जाएगा ऐसा कुछ। तो अभी थोड़ा ये लागू होने से बाकी सब जैसे इक्वलाइजेशन लेवी ये सब हट जाएगा। हाँ मतलब अभी तो ये चीजें डिस्कशन में चल रही है, ऐसा उसको एकदम वो नहीं मान सकते कि ऐसा ही होगा। तो अभी थोड़ा स्पेक्यूलेटिव है ये सब चीजें, बट थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग रखना कि हाँ कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग था, OECD 2 पिलर प्लान था, तो उन सब के थ्रू इस चीज को एक आउट ऑफ फ्रेमवर्क मिला है। ठीक है, सो आइडिया वही है ब्रॉडली। तो बाकी स्पेसिफिक्स तो आई थिंक बाद में जब डिसाइड होगा तब पता लगेगा। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। टॉपिक 1.3 नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है? मैंने यूज करा था ना शायद हेलीकॉप्टर मनी एक बार ही। प्रिंटिंग ऑफ मनी by RBI, excessive printing of money during slowdown of economy. हाँ तो डायरेक्ट प्रिंट करके छोड़ दो। So actually, without backing up it with any physical asset or anything else, if you are creating money like that is create, मतलब inflationary भी हो सकती है काफी हद तक, तो वो हेलीकॉप्टर मनी होती है। Right. बैकिंग मतलब जनरली ऐसा होता है ना कि हम कोई भी करेंसी एक प्रोपोर्शन में ही हम मतलब कि क्रिएट करते हैं ना मनी को, जनरली जब करते हैं कुछ भी किसी भी चीज से बैकअप करके। हालांकि वो गोल्ड स्टैंडर्ड्स तो काफी पहले डाइल्यूट किए जा चुके हैं, पर स्टिल भी मतलब ऐसा नहीं होता कि ओपनली आप कैसे भी रख देते हो, एक बैकअप होता है कि इसकी प्रोपोर्शन में हम करेंगे। तो विदाउट मतलब उस बैकअप को रखते हुए आप यदि प्रिंट करते हो करेंसी को, तो वो आपकी हेलीकॉप्टर मनी होती है। हाँ तो अभी जैसे बैकअप का कोई कंपोनेंट है, आरबीआई सिर्फ 200 या 250 करोड़ का ही गोल्ड रखती है, और बाकी वो प्रिंट तो कर ही सकती है क्योंकि लायबिलिटी तो गवर्नमेंट के ऊपर आती है वो पूरी। हाँ तो ऐसा नहीं कि वो उठा के प्रिंट करना चालू कर दिया अपनी मनमर्जी से, उसके करस्पॉन्डिंगली उतनी इक्विवेलेंट G-Secs रखनी पड़ती है। हो गया डॉलर, हो गया, इन सब चीजों के थ्रू वो पूरा गवर्न होता है। अब इतनी निटिगिटी में हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना ओपन एंडेड नहीं है वो कि आपने बस मन किया और उसको कर दिया। नहीं तो वो जर्मनी वाला हाँ बोलिए। कीन्स ने एक्चुअली टर्म एक किया था बेसिकली मींस कि जब इकोनॉमी रिसेशन में है तो उसने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट को हेलीकॉप्टर से मनी फेंकना चाहिए लोगों के ऊपर, मतलब इसीलिए ही कॉल्ड इट हेलीकॉप्टर मनी। ही सेड कि स्टार्ट स्पेंडिंग मोर मतलब मनी बिकॉज रिसेशन में इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मनी। तो बेसिक इतना ही मतलब है कि रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट शुड स्टेप अप। एक्चुअली में जब भी हम रिसेशन में होते हैं तो हमें दो धारी तलवार से चलना होता है। रिसेशन में यदि आप बहुत ज्यादा आपकी पॉलिसी को डॉविश बना देते हो, है ना, बहुत ज्यादा लूज कर देते हो आपकी पॉलिसी को आप, तो फिर आपको इन्फ्लेशन फेस करना पड़ता है। और यदि नहीं करते हो तो रिसेशन फेस करना पड़ता है। तो वो एक बहुत बड़ा डिलेमा रहता है हर किसी सेंट्रल बैंक के सामने, ठीक है। और हमने इस बार डिलेमा को कुछ ना कुछ काफी हद तक इन्फ्लेशन को ओवर रूल करते हुए और थोड़ा सा कोशिश की थी, लेकिन अभी इन्फ्लेशन 6+ पे जा चुका है, तो अभी दोबारा से हमें अपनी पॉलिसी को अकोमोडेटिव बनाना पड़ेगा, टाइटनिंग करनी पड़ेगी इससे दोबारा। मेरा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कोई यदि इसका आंसर दे पाए तो। मतलब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है, एक लाइन बोली जाती है कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री यदि वहां पे ग्रोथ की रेट, जैसे हम जब बात कर रहे थे कि 180 लाख करोड़ का इंडिया के ऊपर उधार है, 90% ऑफ GDP, तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री यदि उसकी जो ग्रोथ की रेट है उसके द्वारा पे किए जाने वाले इंटरेस्ट की रेट से ज्यादा होती है, तो उसको उधार लेना चाहिए मार्केट से, और ज्यादा उधार लेना चाहिए, और खूब सारा उधार लेते हुए और फिर चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लाइक जापान की बोरोइंग तो काफी ज्यादा है, इंडिया से भी ज्यादा, अगर देखे होगे ना यदि इस चीज को। तो एक स्टेटमेंट है कि जब किसी कंट्री की ग्रोथ की रेट वहां पे उसके द्वारा पे की जाने वाली इंटरेस्ट रेट से ज्यादा रहती है तो उसे उधार लेना चाहिए। तो इसको कोई रिकॉर्ड कर सकता है इस स्टेटमेंट को, तो उससे फायदा होता है उसको जीडीपी में। एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप चाइना की बात करो, चाइना पे उधार जो है वो इंडिया से कई गुना ज्यादा है, लेकिन उनका जो फिजिकल डेफिसिट देख लो या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो उनका एक्सपोर्ट्स है उनको देख लो, तो बहुत सारे मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं। अभी इंडिया को हम नहीं कर इंटरेस्ट पेमेंट कैपेसिटी ऑफ द कंट्री ना। हाँ, मतलब उन सब चीजों को हम उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो एक्चुअली में पे कर पा रहा है कि नहीं। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में कहीं पे ये लाइन लिखी हुई थी या तो पिछले वाले में थी, तो एम आई ऑडिबल? हाँ सर, ऑडिबल। ओके, हाँ तो बस उसको सिंपल सा आप इस तरह से ले सकते हो, लाइक 100 रुपए मेरे पास है और मेरी ग्रोथ की रेट मान लो कि 11% है या 12% है, तो अगले साल वो 112 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। और यदि मैं 100 रुपए कहीं से उधार ले लूँ, उसके ऊपर 8 रुपए का इंटरेस्ट पे कर दूं, तो यदि मैं उसको 200 बना लूँ, 200 से मैं यदि 11% की रेट पे 222 पे चला जाऊंगा, और उसमें से मैंने जो 8% पे लिया है उसको हटा देता हूँ, तो उसको हटा देता हूँ तो 214 रुपीज मेरे पास रह जाएंगे। तो मैंने 3 रुपए को गेन कर लिया एक तरीके से उधार लेके, 3 रुपए मैंने गेन कर लिए। अब ये 3 रुपए यहाँ पे तो 3 रुपए हैं, लेकिन 200 लाख करोड़ की इकोनॉमी में 6 लाख करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉरी 3 लाख करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि अपने आप में हमारा हेल्थ बजट हो सकता है, एजुकेशन बजट हो सकता है। तो काफी बड़ा रोल प्ले करता है वो, क्योंकि 39 लाख करोड़ के बजट के अंदर 3 लाख करोड़ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मनी होती है। तो उस ग्राउंड के ऊपर आप इसको ऐसे बोल सकते हो। उसके लिए शायद इकोनॉमिक्स सर ने इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल वाला यूज किया था, नेगेटिव रहा तो वो सही रहेगा, डेप्थ सस्टेनेबल रहेगा। राइट, वो लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे था ना, उसमें बाकायदा इसके लिए टर्म भी था, तो वो चीज थोड़ा सा देख लेना, इम्पोर्टेंट है वो। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे किसी का? सो कोई बता सकता है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, व्हाट इज डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट? तो कुछ ऐसा ही है ये, जैसा भी चल रहा था कि आप मतलब कि आरबीआई सीधा इंटरवीन करते हुए और मे भी पॉसिबल करेंसी सर्कुलेट करे, लाइक दैट, कुछ हेलीकॉप्टर मनी जैसा कंसेप्ट, या फिर जैसे अभी अमेरिका ने फिस्कल वो पैकेज दिया था, कुछ वैसा ही शायद। करेक्ट, तो वो हेलीकॉप्टर मनी वाला ही ब्रॉडली कंसेप्ट है, वो भी डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। क्या आप डेफिसिट जितना हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंगली आप उतना पैसा प्रिंट कर रहे हो, वे प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो नहीं, कोलेट्रल होता है वो ऐसा मत बोलना कि खाली फोकट पैसा प्रिंट कर रहे हैं, तो वो फिर सब, क्योंकि कभी भी ना अकाउंट बुक में एसेट और लायबिलिटी जो है मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका लायबिलिटी आ जा रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग एसेट कुछ नहीं है आपके पास, फिर तो वो बंद हो जाएगा इकोनॉमी। अच्छा। तो वो चीज मैच होना चाहिए, बट वो प्लेज क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी करते हैं, ठीक है। शायद वो प्राइमरी मार्केट से डायरेक्ट रहते हैं उनका, गवर्नमेंट से डायरेक्ट। अच्छा, मतलब डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में ये है, बाकी सेकेंडरी में रहा तो वो शायद डायरेक्ट नहीं रहेगा। इनडायरेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, ये डिफरेंस है। राइट। और कोई क्वेश्चन है क्या किसी के पास? इंडिया के बॉन्ड मार्केट के बारे में कोई कुछ स्टेटमेंट देना चाहेगा, इंडिया का जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है उसके रिगार्डिंग? अंकुर, अभी ना जो टॉपिक है उस पे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं ना, नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि टॉप ओके करेंगे। सो अभी केवल 9 ही पेज हुए हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा रेट भी हमारा स्लो चल रहा है, तो फटाफट टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है उनको पूछ लेते हैं लास्ट में। कोई और इस टाइप के क्वेश्चन है तो लास्ट में रखते हैं वो चीज, ठीक है। अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलो। सो दीप्ति, आपका ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रहा है।
हेलो, Am I audible now? हाँ ऑडिबल। हाँ नहीं, but FRBM, does FRBM allow direct monetization? Yes, under escape clause it allows for I guess. Right, बस उतना ही। अच्छा, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ट्रू और फॉल्स बताना। कोटर्मिनस विद NIP, ये पूछने वाले थे। नहीं, हाँ, बट इट इज कोटर्मिनस विद NIP। Okay, so national monetization pipeline. So we are basically selling brownfield infrastructure. True or false? False. Leasing out. Not selling, sorry. हाँ, तो वो ना थोड़ा बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता था इस क्वेश्चन को देख के कि मोनेटाइजेशन नाम आता तो ज्यादातर लोग पहली बार यही बोलते थे कि हाँ बेच रहे हैं, लेकिन बेच कुछ नहीं रहे, लीज दे रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा रिमेम्बर रखना है। कोई डिफरेंस है ना डिसइन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन में? एक्चुअली में इसमें कुछ मैं ऐड वैल्यू कर दूं, मे भी पॉसिबल, मैंने मैगजीन में तो देखा नहीं है। तो जो हमारा एक्चुअली में हमारा जो प्रोजेक्ट था 10 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन करके NIP जो था, ठीक है, तो उसमें 10 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट था, मुझे लगता है कि इसमें से 6 लाख करोड़ के आसपास हमको नेशनल मोनेटाइजेशन के थ्रू लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर उसको उसी में डाइवर्ट करना है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर। 6 लाख करोड़ का इनका टारगेट था, आई थिंक। मैं सही हूँ या फिर मैं गलत हूँ इसके अंदर? मतलब NIP के अंदर डालना है, NMP से पैसा लेके, और नेशनल जिसमें 39 करोड़ 22 करोड़ का शेयर था ना, आपको बताओ तो, मतलब 39% एंड 22%, ये था आपका NIP के अंदर शेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। तो उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट NMP के थ्रू 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे करके उसमें डालना चाह रही है। ये लाइन ठीक है या गलत है इसमें? करेक्ट है। अभी जैसे वो Correct. जिप्सी ने बोला भी ना कि को टर्मिनस है, तो को टर्मिनस का मतलब ही यही है कि वो दोनों साथ में काम करने वाले हैं। तो या उसमें से जो पैसा निकलेगा वो NIP के अंदर ही जो मेजर प्रोग्राम्स है उनको यूज करने में वो लोग यूज करेंगे। वो रेशियो एक बार NIP बताना। कौन से रेशो आप देख लो, NIP के अंदर जो रेशो है वो 39% 39% एंड 22%। 39% मतलब 39 78 एंड बचा हुआ 22, पूरा पैसा है 102 लाख करोड़ रुपए। शेयर है 39% 22%, 39% सेंट्रल गवर्नमेंट, 39% स्टेट गवर्नमेंट एंड 22% लाइक प्राइवेट सेक्टर। ये NIP का पूरा प्लान रहने वाला है। तो ये सोच रहे हैं कि NMP से हमें जितना भी पैसा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हम यूज में ले लेंगे हमारा टारगेट फुलफिल करने में NIP के अंदर। राइट, एक ठीक है, क्वेश्चन है इसके ऊपर। बोले। कुछ पूछ रहे हो आप? नहीं, आप बोलो। हाँ, कोर और नॉन कोर एसेट्स में डिफरेंस क्या है when we think about NMP? जो डायरेक्ट पब्लिक सर्विस डिलीवरी में इन्वॉल्व है वो कोर एसेट्स हैं, बाकी नॉन कोर है। एक सिनेरियो बताता हूँ। BSNL के कोर और नॉन कोर एसेट्स बताओ। लेट्स से BSNL की तो हाँ, तो कैरी ऑन क्वेश्चन कंप्लीट कर लो आप। हाँ, तो लेट्स से कि जहाँ पे BSNL का ऑफिस है आज, वो चीज, और वो चीज क्या होगी, कोर एसेट होगी या नॉन कोर एसेट होगी? थोड़ा सा मैं ना इस पे थोड़ा और लाइट डालना चाहता हूँ। लाइक है ना, आपको पता होना तो BSNL ने बहुत सारी अपनी जमीनी वगैरह एक्वायर की थी। BSNL ने बहुत बड़ा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उसमें भी डाला था, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह को काफी स्प्लिट किया था। तो अब जितना भी इन लोगों ने डाल दिया है वो यदि यूजलेस है, यदि अभी वो उसको यूज में नहीं ले पा रहे हैं इन इफेक्टिवनेस की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव अंकुर सर, आई थिंक ऑडियो चला गया आपका। ऑलराइट, सो एक क्वेश्चन है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में वी आर ओनली लीजिंग आउट ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स, तो ओनली ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स, तो ट्रू होगा फॉल्स? ट्रू है। ट्रू ना?
या ट्रू है। एनआईपी में ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व है। फॉल्स है। फॉल्स। उसमें दोनों है ना, अगर एनएमपी आता है तो एनएमपी ब्राउनफील्ड कर रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे लगता है एनआईपी में सिर्फ ग्रीन फील्ड है एंड ये ब्राउनफील्ड जो चीज लाइक एक्चुअली इट इज ओनली। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ, यस आ रही है। योर वॉइस। तो देखो, इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एनआईपी की जब बात आ रही है नेशनल, वो बिल्कुल चीज अलग है, ये चीज अलग है। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड से मतलब आप साफ खूब अच्छे से समझते हो। लाइक ग्रीन फील्ड मतलब पूरा प्रोजेक्ट नए से स्टार्ट हो रहा है। स्क्रैच से इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग दैट इज समवेयर काउंटेड एट ग्रीन फील्ड। हमारे पास जो एफडीआई आता है उसके साथ भी इशू यही होता है कि ग्रीन फील्ड एफडीआई हमारा बहुत कम होता है और ब्राउन फील्ड एफडीआई बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली में जो क्वालिटी होती है वो ग्रीन फील्ड की अच्छी होती है, क्योंकि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट ज्यादा होता है, उसकी वजह से ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट होता है वगैरह वगैरह। तो एनआईपी की जब बात आ रही है तो एनआईपी में तो ज्यादातर हम सब कुछ नया बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, जो भी चीजें बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो वो तो ग्रीन फील्ड ही रहेगा ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम। जबकि आपका जो आपका आप मोनेटाइजेशन की जो बात कर रहे हो तो ऑलरेडी चीजें चल रही हैं, है ना। अब नई चीज बनाओगे, नई चीज के तो आप मतलब एक्चुअली में दोगे नहीं, फिर बनाओगे क्यों? तो ऑलरेडी जो चीजें चल रही है इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रही है मिसमैनेजमेंट की वजह से, या फिर कुछ चीजें जो है वो तो डिसइन्वेस्टमेंट है। सॉरी, मैं थोड़ा ट्रैक गलत कर गया। मोनेटाइजेशन मतलब है कुछ असेट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कि यूजलेस पड़े हुए हैं, तो उनको यूटिलाइज कर लिया जाए। तो वो तो ऑलरेडी पड़े हुए असेट्स हैं, तो जनरली तो ब्राउन फील्ड में रहेंगे, तो उसमें तो जनरली ब्राउन फील्ड की बात हो गई थी। मतलब एन जो एम है मोनेटाइजेशन, उसमें सिर्फ ब्राउन फील्ड वाला है और एनआईपी में उसमें ग्रीन और ब्राउन दोनों है ना, ये है ना। सही है। तो या एक्चुअली लेकिन आई थिंक मुझे एनआईपी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ज्यादातर फोकस कर रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और साथ ही साथ में पुराने भी हो सकते हैं जिनको हम दोबारा रिहेबिलिएट या रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे होंगे आई थिंक। हाँ, वो हो सकता है। ठीक है। और किसी का और कोई क्वेश्चन है इस पे? एनआईपी का एलोकेशन बताना है सेक्टर वाइज, या थोड़ा फालतू क्वेश्चन है? नहीं, क्वेश्चन तो ठीक है। परसेंटेज वाइज एलोकेशन किसी को याद है क्या अभी? वैसे जितना मुझे पता है आई थिंक हाईवे क्रिएशन वगैरह और ये जो क्रिएशन है इसमें सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं लोग। लाइक जो हमारा भारत माला प्रोजेक्ट, लाइक जैसे प्रोजेक्ट है ना कि कुछ बहुत ज्यादा हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसके ऊपर काफी पैसा लग रहा है। ये मेरे पास 3 सेक्टर्स ही है, देख मतलब लेना, अच्छा है क्या? रोड्स, एनर्जी रेलवेज, पावर। हाँ बोलो। हाँ दीजिए, कंप्लीट कर। नहीं आप कंप्लीट, बस ये दिखा रही हूँ कि सेक्टर्स यही है, रोड्स, रेलवेज, पावर, ऑयल एंड गैस एंड टेलीकॉम। मतलब एनआईपी का जो है वो सिर्फ एनर्जी है सबसे पहले एलोकेशन में, फिर रोड है और फिर रेलवे है। परसेंटेज नहीं पता, बस ऑर्डर पता है। फर्स्ट क्या बताया पलाश? एनर्जी, फिर रोड, वो चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो वहां से देख लेना एनआईपी का ब्रेकअप। थैंक यू सर। मतलब ना इसमें थोड़ा सा दिक्कत इस एनआईपी वाले ब्रेकअप में एक पता क्या है कि जैसा भी पलाश ने बताया कि एनर्जी है, तो ना कई जगह वो एनर्जी को कंसोलिडेट करके दिया हुआ है, एंड जो मैंने डाला है वो फर्दर एकदम जो इंडिविजुअल ब्रेकडाउन है उन सब कंपोनेंट्स का, वो चीज है। ठीक है, तो अगर आप उन्हें फर्दर एक सेक्टर में क्लब करोगे तो यस वो एनर्जी सबसे ऊपर रहेगा, बट अगर आप उन्हें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करोगे तो सबसे ऊपर रोड्स और अर्बन, फिर नेक्स्ट अर्बन हाउसिंग है, फिर रेलवे, तो ये टॉप 3 है। ठीक है, तो वो थोड़ा डिस्टिंक्शन है, तो कंफ्यूज मत होना कि यार ये अलग अलग क्यों है ये चीजें। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ये ओनर एक स्टेटमेंट बताऊंगी, इसमें वॉइस ऑडिबल? ऑडिबल। हाँ, ownership of this brownfield companies is transferred to private companies in NMP.
फॉल्स, गवर्नमेंट के तरफ। गवर्नमेंट पास रहेगा। तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑफ राइट्स ट्रांस नॉट ओनरशिप। सो कोई डिफरेंस बता सकता है राइट्स और इनवाइट्स में? राइट्स और इनवाइट में ये राइट्स इज फॉर रियल एस्टेट एंड इनवाइट्स इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ वो तो ठीक है। और कोई डिफरेंस बता सकते हो क्या इसमें? ट्रेडिंग अलाउड है क्या किसी में ऐसे कुछ? बता दो आप ही। हाँ मतलब ठीक है, ब्रॉडली तो डिफरेंस वही है कि नाम में ही छुपा हुआ है कि राइट्स जब है हम केवल रियल एस्टेट में एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट जैसे इसमें पता क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है कि आपने थोड़ा सा पैसा पूल किया और आपने कुछ हिस्सा ले लिया उस म्यूचुअल फंड में, ठीक है। आप डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी को ओन नहीं करते हो, एंड उस प्रॉपर्टी से जो रेंट आएगा उसके यूज से वो आपको धीरे धीरे पास ऑन किया जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके का म्यूचुअल फंड जैसा ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा पूल इन करके फिर किसी एक एसेट के अंदर लगेगा, ठीक है। तो अगर वो रियल एस्टेट में लग रहा है तो वहां राइट्स होता है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है तो वो इनवाइट होता है, ठीक है। तो एक तो मेजर चीज ये है। और सेबी ने इसके बारे में कोई डिटेल पता है क्या कि सेबी ने इसके बारे में कुछ बोला हो? तो नंबर 80 पर क्या वही बोला है क्या? रेमंड सर कुछ बोल रहे बट आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन क्या था आपका? राइट्स और जो इनवाइट्स है इनका इंडिया में मतलब सेबी के अंडर क्या प्रोविजन है इनके लिए? ठीक है, मतलब चलो यही बता देता हूँ कि ना बेसिकली सेबी जो है इनको रेगुलेट करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि उसमें आरबीआई इन्वॉल्व होता है कि कौन इन्वॉल्व होता है। सेबी जो होता है वो इनको मॉनिटर करता है, एंड सेबी ने इसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है उसकी कैटेगरी में रखा है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना है इनके बारे में। राइट। बस इतना ही था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलेगा। या कैरी ऑन, आगे चलते। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड बैंक। तो अभी आई थिंक आज यहीं पे फिर स्टॉप कर दें, लैंड बैंक्स तक कर लेते हैं क्योंकि टाइम शायद हमने ज्यादा स्पेंड कर दिया आज। सो लैंड बैंक पे कोई क्वेश्चन है किसी के पास? रिसेंटली एक स्कीम चल रही है वैसे कि जितने भी लैंड्स हैं इंडिया के अंदर, ये फिर से चला गया क्या? माइक ऑफ है अंकुर सर आई थिंक आपका। ऑलराइट, सो लैंड बैंक कोई क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज लैंड बैंक? पब्लिक enterprises के lands, sorry, lands of government are made into pockets of lands and then they are sold off, I guess. हाँ मतलब जो गवर्नमेंट के जितने भी लैंड है या फिर ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो लैंड है उन सबको हम पूल इन कर रहे हैं एंड फिर सेल ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज लैंड बैंक का कॉन्सेप्ट है। एंड इंडिया में एग्जिस्टेंस कब से इस लैंड बैंक कॉन्सेप्ट का? नाइनटीज में ही है ना, यहाँ पे दिया है ऊपर। हाँ, तो कॉन्सेप्ट जो है वो पुराना है। आइडिया यही है कि जितनी भी कंपनी जो आती है ना, कोई लेट्स से कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में कुछ प्लांट वगैरह एस्टेब्लिश करने आ रही है, तो आधा टाइम तो उसका सिर्फ लैंड ढूंढने में लग जाता है। मतलब
कंस्ट्रक्शन तो छोड़ ही दो, सिर्फ लैंड की परमिशन लेने में लग जाता है। तो उस चीज को थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए, ईज आउट डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए, कि वो फटाफट आए, फटाफट लैंड मिल जाए एंड फटाफट वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। तो उसके लिए पहले से हम एक लैंड का पूल तैयार रखते हैं। तो जैसे वो बोलते हैं ना कि रिको एरिया वगैरह वगैरह है, वो सब लैंड बैंक्स के ऊपर ही बनाए जाते हैं। तो पहले से हम उनको फटाफट से लैंड अवेलेबल कर दें। तो कॉन्सेप्ट यही है लैंड बैंक का। एंड ये लैंड बैंक कंपनी का अभी इंडिया में किसी मिनिस्ट्री ने कोई स्ट्रक्चर फाइनलाइज किया है क्या? वो तो डिपार्टमेंट हो गया, मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। दीपम एक और बड़ी चीज करता है ना इंडिया में, डिसइन्वेस्टमेंट। करेक्ट। सो अभी ये जो लैंड एक्विजिशन को लेके कोई एक्ट भी लाया गया था क्या, मतलब लाइक इन लास्ट 1 decade? यस। लेटेस्ट ऐसा हुआ है? 2015 वाला था, बट वो रिपील कर दिया, मतलब कौन सा? पास नहीं हुआ। ये 2013 वाला दिया है ना, एलएआरआर एक्ट। नहीं, वो पास हो गया है सर, हाँ, इसीलिए उसके वो बाद एक्ट है। 2015 में लाया था सर एक और एलएआरआर एक्ट 2015 वाला, बट वो शायद डिफीट हुआ या रिपील कर दिया उसे। मतलब अभी ये LARR 13 वाला ही एग्जिस्टेंस में, आई हाँ गेस। हाँ, अभी इन वर्किंग यही है 2013 वाला। क्योंकि अभी वो दीपक मिश्रा वाला काफी केस हुआ था ना, तब पॉपुलर हुआ था ये LAR वाला। मतलब वैसे यूपीएससी ने मेंस में कई बार पूछा हुआ है, 1-2 बार पूछ रखा है यार, बट अभी आई थिंक केस पॉपुलर हुआ तो थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके अंदर। सो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन बता दो इसके अंदर, क्या क्या प्रोविजन है इस एक्ट के अंदर? सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, बस इतना कहना था कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है फॉर ऑल द लैंड एक्वायर्ड इन विच people who are displaced are affected, and only urgency and irrigation projects के लिए अलग से environmental impact assessment भी जरूरी है। वैसा ये social impact assessment is mandatory for all projects। और कुछ है क्या इसमें इम्पोर्टेंट? पर्पस देके रखे हैं जिसमें अलाउड है गवर्नमेंट को बिना ओनर्स से पूछे उनका लैंड एक्विज करने को। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी जब आती है तो 80% फैमिली को एग्री करना पड़ेगा इन केस गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट बन रही है पीपीपी प्रोजेक्ट में। एंड 80% प्राइवेट कंपनी से केस में एंड 70% पीपीपी प्रोजेक्ट। करेक्ट। तो वो चीज था। एंड जैसा एक रेमंड ने पॉइंट बताया, शायद वो लिखा नहीं है इसके अंदर, कि अगर गवर्नमेंट ओन कर रही है जैसे रेलवेज वगैरह के लिए, तो उसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, वो फिर एक्वायर कर सकते हो उस चीज को। ठीक है। एंड एक और प्रोविजन जो इम्पोर्टेंट एड ऑन किया गया था कि रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट जो है, जितने भी लोग डिस्प्लेस करे जाएंगे उनका भी इसके अंदर ध्यान रखा जाएगा। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है। ऑल्सो घर के किसी एक मेंबर को एम्प्लॉयमेंट भी देना होता है उसमें, वो तो ठीक है, ऐसा ऐसे होगा टाइम पास। बट एक इम्पोर्टेंट जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट बताया ना दीप्ति ने अभी, उसमें भी काफी मतलब एक्सेप्शंस है। अगर प्रोजेक्ट कोई अर्जेंसी है तो आप बाईपास कर सकते हो, या फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी चलेगा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की जगह पे। ऐसे 2-3 लूप होल्स है, काफी स्मार्टली प्ले करा है, तो वो भी एक बार देखो। एक्चुअली आजकल EODB के अंदर सारे स्टेट्स EIA बने बनाए दे रहे हैं, लाइक यू नो इफ यू सेल्फ सर्टिफिकेशन ऐसा कुछ रहता है, लेटर ऑन यू कैन डू द असेसमेंट। 5 years का कुछ क्लॉज देके कि आफ्टर यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट 5 साल में आप कभी भी एक बार ही कर लो। करेक्ट। वो पोस्ट फैक्टो ऐसे, पोस्टमार्टम ऐसे करके कुछ है वो कॉन्सेप्ट। क्या और कोई क्वेश्चन है क्या किसी के इस टॉपिक पे?
ठीक है, तो फिर आई थिंक आज के लिए यही स्टॉप कर देना। राइट। ओके